फिर हम आगे लेंगे टेक्निक्स, क्योंकि जिस चीज़ के लिए तुम आए हो। तो ध्यान की टेक्निक के लिए अभी ध्यान में सब बैठते हैं, तो इन सूत्रों को ज़रूर समझ लें। और ये सूत्र खाली ध्यान में बैठकर अगर आप करेंगे तो बहुत कारगर नहीं होंगे। तो ये तो कारगर होंगे 24 घंटे आपके जीवन में उतर जाएं तभी। तो इस टेक्निक को पहले समझें, कनेक्ट होना। कैसे हम कनेक्ट हों? कनेक्ट होने के लिए ज़रूरी है जो आपके हिप बोन हैं, जिन्हें हम हिप्स कुल्ले बोलते हैं, आपका वजन केवल उन पर हो। ये तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा। जब भी आप बैठें, ना आपका थाइस पे वजन हो, ना घुटनों पर हो, आप एक पोस्चर लें और आपका वजन दोनों हिप बोन पर हो। दूसरी चीज़ जो आपकी ये ध्यान रखनी है, अब जैसे हम लोग बैठे हैं तो जो हमारा क्राउन है वो ऐसे हो गया, तो नेचुरली हम ऐसी बात करते थे, क्राउन ऐसे रहना चाहिए। तो क्राउन ऐसे कैसे होगा? तो क्या करना है, हमें गर्दन को अंदर लेना है, गर्दन को अंदर लेना है। कुछ केंद्र हैं आपके शरीर के, हारा केंद्र, आपका जो सोलर प्लेक्सस है वो, हार्ट और ब्रेन, ये महत्वपूर्ण है। बाकी तो सारे ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आपको एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए इन पर ध्यान पूरे दिन में जरूर करना है। हारा केंद्र पर इसको पता होना चाहिए कि जो भी एनर्जी हमारे ऊपर से कनेक्ट आ रही है ग्राउंड से, सभी में आ रही है, वो सभी ले रहे हैं, जीव जंतु पशु पक्षी सब ले रहे हैं, है ना। तो जो इसमें रिसीविंग पावर है लेने की, जो सर्वाधिक है, वो क्राउन के अंदर है, ठीक है। ये ले सकता है बस, लेकिन ये दे नहीं सकता किसी को। जो देने की पावर है हमारे हार्ट के पास है, और ये देना ही पड़ेगा तुमको। कोई भी एनर्जी अगर तुमने लेनी शुरू कर दी, अगर तुमने नहीं दी तो तुम बीमार हो जाओगे। ये देना ही पड़ेगा। तो यहाँ आपको स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल बेस से लेके चल रहा है वो जी, कि कहाँ से एक साधक की यात्रा शुरू होनी चाहिए, उसे क्या पता होना चाहिए। अभी भी हम दे रहे हैं क्योंकि हमें मान सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, वो हमारी ईगो बढ़ाती है, हम ये कर सकते हैं। ये पीड़ा होनी चाहिए कि एनर्जी अगर आ गई तो अगर ये नहीं बांटी तो डिस्ट्रॉय कर जाएगी मुझको। तो नेचुरली प्रेम आपके हृदय में बेपनाह होना चाहिए, नेचुरली, क्योंकि वो विस्तारित करेगा, वो एनर्जी को फैलाएगा, बाहर की तरफ लेके चलेगा। तीसरा केंद्र आपका हारा का है, जो उस एनर्जी को स्टोर करेगा। अगर आप नहीं भी दे पा रहे तो उस केंद्र का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। शैलेंद्र बैठे हैं, तो शैलेंद्र नाभि से नीचे, नाभि से 1 इंच नीचे, 1.25 इंच नीचे, किसी का 1.5, ये खोजना पड़ता है ध्यान से। एनर्जी महसूस होती है वहाँ पर, क्लॉकवाइज घूमते हुए, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए, फॉरवर्ड ऐसे घूमते हुए, रिवर्स घूमते हुए। यही एक केंद्र एक ऐसा है हमारा जो समस्त एनर्जी को स्टोर रखता है। यह हमें पता होना चाहिए। तो रोजाना आपका हारा केंद्र पर ध्यान करना, जब भी आप खाली बैठे हों, ये आपके जीवन का एक पार्ट होना चाहिए। क्यों हम वेस्ट करें इतनी एनर्जी को? हारा केंद्र, क्योंकि एक्टिवेट एनर्जी यहीं से होगी आपकी पूरे दिन के लिए। पूरी बॉडी को एनर्जी यहीं से मिलेगी। बॉडी में कम एनर्जी होगी तो भी हारा ही देगा, बॉडी में ज़्यादा एनर्जी होगी तो हारा खींच लेगा उसको, नाभि से नीचे। फिर उसके बाद अगर हार्ट
ये ज़रूर ध्यान आपका होना चाहिए रोज़ाना 3 मिनट कम से कम हो, कि आप बिल्कुल हार्ट के प्रति बहुत भावपूर्ण हो जाएं। हे ईश्वर, मैं प्रेम दे पाऊँ, जितना भी, इसे भावपूर्ण प्रेम में फैलाएं। और हर क्रिया करते हुए आप स्माइलिंग होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए कि परमात्मा तुमने मुझे चुना। ठीक है, समझ में आ गया? इतना के लिए अब ये 3 केंद्र हैं, तुम्हें पता लगे कि हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे टेक्निक्स पे, कि ताकि जो बच्चे यात्रा करना चाहते हैं उन्हें पता तो हो। लोग लग रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, फिर उनके चेहरे पर उतनी मायूसी भी है, उनके कुछ हो भी नहीं रहा, उनके जीवन में परिवर्तन भी नहीं आ रहा है। तो गलतियां नहीं है, गलतियां है कि मामला तो सीधा ये मठों का था, मठों में थी वो सीधी बात। अब प्रोफेशन है, अब प्रोफेशन है तो प्रोफेशन भी में गलत नहीं है, बहुत अच्छे हैं। इतनी टेंशन है जीवन में, इतनी टेंशन्स को तो कैसे, तो हंसो, खेलो, नाचो, कूदो, रिलीज हुए टॉक्सिन्स, शरीर को थोड़ा हल्कापन लगा, उनको बहुत अच्छा लगा। फिर घर आए, फिर समाज में आए, फिर अपने ऑफिसों में गए, फिर वही बातें, फिर वही शुरू हो गया। क्योंकि बीइंग पे तो काम नहीं हुआ ना, बीइंग तो मेरा ही क्रिएट कर रहा है ना, मेरी ईर्ष्याएं, मेरा क्रोध, मेरी आगे बढ़ने की इच्छा, मेरी किसी ने टांग खींच दी मेरे, तो वो तो जो बीइंग की स्पिरिचुअलिटी है, जो बीइंग की, जो मैं बिखेर रहा हूँ वही मैं ला रहा हूँ, जो मैं बिखेर रहा हूँ वो मैं ला रहा हूँ। फिर दूसरा ये भी कन्फ्यूजन होता है बहुत से लोगों के साथ, जो बहुत लंबी समय से यात्रा कर रहे हैं, वो कह रहे यात्रा तो बिल्कुल सही कर रहे हैं हम लोग, जो गुरु लोग कह रहे हैं, हमने तो बिल्कुल ईर्ष्याएं करनी, क्रोध करना, लोगों की टांग खींचना, ये सब बंद ही कर दिया, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में, लेकिन जो तुमने बीज फेंक चुके हो, जो जानकर चाहे अनजाने में, उनके तो फूल बने ही ना, उनके तो पौधे उगे ही ना, वे तो कटेंगे ना, वो तो टाइम लगेगा ना, उनको तो पानी एक समय बहुत दिया गया। तो ये केवल है। अब तुम दूसरे बीज बोल रहे हो, अब वो बीज ही हैं, अब तुम दूसरे बीज बोल रहे हो, अब वो बीज ही हैं, लेकिन वो बीज अभी उन्हें पानी दिया जा रहा, अभी वो फूल नहीं बने, लेकिन नियम नहीं कटेगा प्रकृति का। उन्हें पानी देना बंद करोगे, वे एक दिन डिस्ट्रॉय होंगे, उनको पानी, वो एक दिन खिलेंगे और वो आएंगे खिलकर। लेकिन फिर हम सोचते हैं कि वही हमारा ईगो, हमें लोग जाने, हम में आनंद है, हम में शांति है, फिर हम वहीं भटक गए। तुम्हारे अंदर की स्थिति क्या है, मनोस्थिति क्या है तुम्हारी, तुम्हारे आसपास का वातावरण कैसा है, तुम कैसे जी रहे हो, ये तुम्हारा है विकास। फिर हम लोग सोचते हैं, बड़े बड़े संतों को देखते हैं, यार वहाँ तो ऐसा, वहाँ तो ऐसा, फिर हम चूक कर जाते हैं। बहुत संत ऐसे हैं जिन्हें हम तो जाने ही नहीं, कोई भी नहीं जान पाया, संत भी नहीं जान पाए, और वो उसी उच्च कोटि के थे, उसी उच्च कोटि के। ओशो कहते हैं जब वहाँ पर बिहार में बुद्ध और महावीर का जन्म हुआ, उसी वक्त 7 उसी उच्च कोटि के और संतों का जन्म हुआ, और वो शरीर छोड़ के गए, वो उसी उच्च कोटि के थे जिस उच्च कोटि के भगवान महावीर और बुद्ध थे, उसी कोटि के थे। उन्हें तो कोई नहीं जानता, आए और चले गए। और ऐसे बहुत हैं। और इन लोगों ने जिन्होंने जाना है, इन्होंने भी ये नहीं चाहा कि लोगों में जाना है, तो करुणा, बस अपार करुणा, कुछ जिम्मेदारी लेकर आए। भगवान महावीर जैसे एक श्रृंखला चलती है, जिम्मेदारियां होती है, तुम्हें करना है, कुछ करुणा बस रुक गए। भगवान बुद्ध जैसे करुणा ऐसी कि यार ये बात तो सही है, लेकिन ये तो जाएंगे कैसे। अब ये जो चीज़ें हैं, जो एनर्जी का मैंने बताया है, ये मैंने बता दिया, तुम भी हजारों बार किताबों में पढ़ सकते हो। वैसे तो ये वाली चीज़ें किताबों में शायद मुश्किल से मिले, लेकिन फिर भी किताबों में पढ़ सकते हो, नहीं आएंगी, क्योंकि बीइंग पे काम नहीं होगा। तो बीइंग पे काम करने के लिए हमें सूत्रों पे काम करना पड़ेगा। इसलिए जरूरी हो जाते हैं वो संत जो हमारे लिए रास्ता बना के गए। तो ओजिमा में पिछली बार हमने 21 प्रश्न हल किए। 22वें नंबर पर ओजिमा में एक प्रश्न है, शैलेंद्र, आपके पास कोर्स नहीं है लेकिन एक प्रश्न है, ओजिमा में जितने भी संत हुए हैं जिन्होंने मार्ग दिया, उन सबके गूढ़ जो सूत्र हैं उनको लिया, उनको अध्ययन किया, उनको प्रैक्टिकल किया, वो ओजिमा में इंक्लूड कर दिए कि ये मार्ग हैं
जिनसे बढ़ा जा सकता है, अन्यथा कुछ भी करते जाए, अगर हम उन पे नहीं चलेंगे हम उनको छू नहीं सकते। तो उन्हीं को मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को लिया कि भगवान बुद्ध कैसे काम किया, महर्षि पतंजलि ने कैसे काम किया, ओशो ने कैसे काम किया, जे कृष्णमूर्ति ने कैसे काम किया, लाओ त्सु ने कैसे काम किया, इन लोगों ने काम कैसे किए, किस तरह से इन्होंने क्या सिस्टम बनाया कि इतने लोगों को पार कर गए हैं छोटे से समय। तो उन सूत्रों को कि यार ये तो आया समझ में, अगर इतना नहीं क्या भगवान बुद्ध को हम धूप बत्ती जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, ये जरूरी है, भगवान कृष्ण को हम लोग पूजा पाठ करें ये जरूरी है, या भगवान कृष्ण जो हमारे लिए कह कर गए वो करना जरूरी है, या भगवान बुद्ध कह के गए वो कह, उन्होंने तो सारा एक सीमित कर दिया भाई ये है। तो उसमें भगवान बुद्ध के 8 अष्टांगिक मार्ग हैं, जिन्होंने कहा कि एक शिष्य को अगर यात्रा करनी है तो ये उसके जीवन में अनिवार्य रूपेण होनी चाहिए। वो क्या है? सम्यक कर्म है ना शैलेंद्र, बाकी तो बच्चे जो यहाँ बैठे उन पे कोर्स है। दूसरा सम्यक संबंध, सम्यक संकल्प, सम्यक स्वीकृति, सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अब ये 8 हैं, ठीक है ना। देखो आज एनर्जी का माहौल है, कितना अच्छा है चीज़ें। देखो ये तुम्हें जानने के लिए क्यों बोला मैंने कि एनर्जी बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है हमको, कि एनर्जी अगर एक व्यक्ति भी ज़बरदस्ती का है तो फ्लो भी नहीं है, और जो शक्तियाँ हैं वो भी काम नहीं कर पाएंगी, तो उसकी एनर्जी तो काटेंगे। तो आज हम लोग इसी पे संवाद करेंगे, बीच में शैलिन थोड़ी टेक्निक्स कराएंगे ताकि एनर्जी को कैसे हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि एनर्जी नहीं हमारी फैलेगी तो हम कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे उन लोगों से। हमें एनर्जी को बहुत बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो लेकिन एनर्जी बढ़ाने के सूत्र क्या हैं, पहले उन सूत्रों पे काम होगा। तो पहला सूत्र है, भगवान बुद्ध कह रहे हैं सम्यक कर्म। तो पार्थ सम्यक कर्म बताओ क्या है। ना बहुत ज़्यादा अधिक कोई काम करना, ना बिल्कुल लेजीनेस में रहना। इसको पैसे कुछ और डिफाइन करना चाहोगे? समय होता है बैलेंस की, हर एक चीज़ में बैलेंस हो, और समय कर्म की, किसी चीज़ कर्म की ना अति हो और ना ही कम हो, कि जब घट हो तो पूरा हो, और मतलब कर्म करने में जो मेहनत है आपकी वो पूरी हो, और मतलब आलकसी भी ना हो, दोनों चीज़ों में बैलेंस हो। कि ऐसा नहीं कि आप मेहनत कर रहे हो और आपकी तबीयत भी ख़राब हो लेकिन आपकी बॉडी रेस्ट में हो रही है, पर तब भी आप मेहनत ही कर रहे हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दोनों में संतुलन बनाना। तो शैलेंद्र यहाँ पे प्रश्न उत्तर ताकि बच्चों के अंदर से निकलें चीज़ें, वो जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे अंदर सब वही परमात्मा बैठा है। तो कुछ ऐसी भी चीज़ जोड़ सकते हो जो जीवा में नहीं है, और कुछ डिफाइन करोगे सम्यक कर्म को ऐसा? बस सर किसी उदाहरण के द्वारा अपनी समझ से जो क्या करना है, ऐसे कहीं पे भी लग जाना, जगह पे पूरी मेहनत से लग जाए, तो हमारे मार्ग में जो कर्म है हमें उसको समझ से चुनना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। ये पता होना चाहिए, और पता ही नहीं फिर भी जीवन में उतर जाना चाहिए। तो संतों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया, पहले संभव ना अति कंडीशन में बुरी है। अति अगर आप आध्यात्म की भी करेंगे तो बुरी है, क्योंकि संतुलन है आध्यात्म भी, संतुलन। अगर आपका ये नहीं कि आप कुछ पाएंगे नहीं, बहुत संत है जिन्होंने बिल्कुल अकेले में चले गए, एकांत में चले गए, और उन्होंने जीवन को परम शक्ति को पाया, लेकिन उनका फूल वैसे नहीं खिला जैसा खिलना चाहिए। फूल तो खिलता है संतुलन में। तो ओशो तो ये कहते हैं कि संतुलन,
कि सम हो, सारी चीज़ें बैलेंस्ड हो, है ना, उसकी तैयारी। तो बैलेंस्ड चीज़ें हों तुम्हारे जीवन में, कोई अति ना हो कोई भी चीज़। फिर दूसरा जो संत लोग इसको डिफाइन करते हैं, समझपूर्वक हो हमारा कर्म। समझपूर्वक, हर कर्म के पीछे आपकी समझ जुड़ी हो। अक्सर हम लोग जो चलते हैं बच्चों, संस्कारों से, जो बचपन में हमें संस्कार डाल दिए, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो उन अच्छे बुरे में हमसे बहुत बुरा भी हो जाता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ भीख देने का। तो भीख देने से, ये नहीं मैं कह रहा आप भीख ना दे किसी को, लेकिन आपकी समझ होनी चाहिए कि ऐसा तो नहीं हम लोगों को निठल्ले बना रहे हूँ, काम कर सकते हैं वो। उनकी आत्मा और डाउन हो जाएगी जब काम नहीं करेंगे, क्योंकि जुड़ा हुआ फिजिकल से आत्मा जुड़ी हुई है फिजिकल बॉडी से, वो डाउन हो जाएगी, उनका तो विकास रुक गया ना। और ग्रुप्स हैं जो पीछे काम करने लगेंगे, किडनैपिंग वाले जो बच्चों से भीख मंगवाते हैं, उनको और पैसा मिलेगा। समझपूर्वक कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, आप डोनेशन दे रहे कहीं पर, और डोनेशन में देखा है कि लोगों को पता लग गया, लोग फिर सोसाइटी बनानी शुरू कर दी लोगों ने, क्योंकि पैसा चाहिए, उन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया उनके नाम पे। हम कोई सोशल वो चला रहे हैं, तो आप तो दे रहे हैं, लेकिन आप एक नई चीज़ को उनके घर भर रहे हैं, वे उनको ड्रिंक कर रहे हैं, उनसे शराब भी हैं, और तरह से कर रहे हैं। तो आपकी ये, और ये भी नहीं, फिर दूसरा ये भी है कि कहीं मन ये ना हो कि आपकी पकड़ हो पैसों पे बहुत ज़्यादा और आप इनको बहाना बना रहे हैं, है ना। तो ये समझपूर्वक कर्म जो है, भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि आपका जो भी कार्य हो समझपूर्वक हो, जो भी निर्णय हो उसके पीछे समझ हो, एक मंथन हो, निर्णय हो। तो हर व्यक्ति को, साधक को, हर कार्य को समझपूर्वक करना है। समझ में आ गया ना। तो सम्यक कर्म समझ में आ गया है। तो आपका जो कर्म है ये समझपूर्वक में एक, अब स्पिरिचुअलिटी में जो अध्यात्म में जो इसकी डेफिनेशन होगी कि आप आए हैं कहीं से और आपको जाना है कहीं पर, और उसकी यात्रा वो है जो आपके गुरु लोग आपको दे गए हैं, आपके भगवान कीर्तन दे गए, आपके मोहम्मद साहब दे गए, यानी टारगेट तो आपका वो है। तो आपकी अधिकांशतः सारे कार्य उसके लिए होने चाहिए जो आपको उस मार्ग पर लेके जाए। अधिकांशतः जो आपको उस मार्ग पे, वो मार्ग आध्यात्मिक है, वो मार्ग आनंदपूर्ण है, वो मार्ग खुशहाल है, वो मार्ग शांति का है। अब आपने चुनना है कौन सा कार्य कर रहे हैं। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, आप कोई फंक्शन कर रहे हैं, आप कोई ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीज, क्या आपको उसमें शांति महसूस हो रही है तो आप करें। अगर आप अशांत हो रहे हैं, यानी कि जब हम कार्यक्रम कर रहे हैं, हम लोगों ने गेस्ट बुला लिए, माल्यार्पण कर दिया, तो हम अशांत हो गए ना, तो यानी कि हम मार्ग से भटक गए। लेकिन कार्यक्रम करें, हमें बड़ी शांति महसूस हो रही, यहाँ होते कारण छोटे छोटे बच्चे लड़ रहे, हम सब फिर ही हैं, हम आनंदपूर्ण हो रहे। हमने कोई फंक्शन करा घर में, बर्थडे किया, बच्चे का किया, उसका किया, और हमारे सारे वही लोग हैं वहाँ पर उपस्थित, हमें मस्ती है। लेकिन हमने, हमारे सर आने चाहिए, हमारे फला गेस्ट आ जाए, हम फॉर्मल हो गए, उनको भी ये वो आ रहे हैं, वो तो ऐसे लोग हैं, उनकी तो अलग से व्यवस्था करनी है, क्या हम खुशहाल हुए हैं? तो ये समझपूर्वक कर्म हर चीज़ में करते हो कि समझ कि तुम्हें वो मार्ग तुम्हारा शांति पे जाना चाहिए, वो मार्ग तुम्हारा खुशहाली पे जाना चाहिए, वो कार्य तुम्हारा आनंद देना चाहिए, वो कार्य तुम्हारा आनंद से जुड़ा होना चाहिए, वो कार्य तुम्हारा प्रकृति के हित में होना चाहिए, समस्ती के हित में होना चाहिए, वो प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए। जिन नियमों से प्रकृति चल रही है, पेड़ पौधे चल रहे हैं, इन्हें ये मतलब नहीं मेरी छाँव कौन ले रहा है, अच्छा ले रहा है, बुरा ले रहा है। जिस प्रकृति से पानी चल रहा है, कौन पी रहा है, कौन नहीं पी रहा है। जिस प्रकृति से अग्नि चल रही है, कौन मेरे पास है, कौन नहीं है, अपना है, पराया है, उसे जलाना है तो जलाना है, खाना पकाना है तो पकाना है, उसका वो उसके अनुरूप हो, तो ये सम्यक कर्म हो गया। सम्यक कर्म की परिभाषा आ गई ना तुमको। तो ये, हाँ सर, जैसे अभी आपने बताया, मतलब जो भी हम कर्म करते हैं उसमें शांति होनी चाहिए। सर, अगर कोई ऐसी परिस्थिति हो, मतलब कोई कर्म हमें करना ही है, उसमें मतलब इस प्रकार की हमें शांति नहीं मिल रही, लेकिन हमें वो मतलब किसी भी तरह डेली रूटीन में वो करना ही है, तब उसमें वहाँ पे किस तरह से हमें करना पड़ेगा, किस तरह से बैलेंस करेंगे?
तो शैलेंद्र, एक बच्चे का प्रश्न है कि अगर आपने कहा है कि शांति होनी चाहिए, लेकिन हमें कुछ ऐसी जिम्मेदारी उन्हें निभाना ही है और वहाँ हमें शांति नहीं मिल रही, तो हमें क्या करना है ना। देखिए, इस चीज़ से तो हमें सबको गुजरना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम वो परिस्थिति कैसी है। अगर मैं आपका उत्तर नहीं दे पाया, वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, तो दोबारा से आप प्रश्न फिर उठाना, है ना। ये तो समाज ने हमें ऐसी परिस्थितियों में बना दिया है। हमें उन तनाव, हम यही तो तनाव है हमारे जीवन के। अन्यथा मनुष्य योनि तो बहुत आनंदित है, इतनी आनंदित है कि तुम देखो, क्या चाहिए तुम्हें? खाली एक भोजन चाहिए, 2 कपड़े चाहिए, और तुम धूप में लेटे हो या हवा में लेटे हो, पेड़े वो तो कौन तंग कर रहा है? उससे बड़ा आनंद क्या है तुम्हारा? लेकिन तुम्हें अब कोई भी काम है, तुम पैदल जाके कर सकते हो, लेकिन अब तुम्हें मोटरसाइकिल चाहिए। चलो, कुछ के लिए जल्दी के लिए चाहिए, काम जल्दी हो रहे हैं, लेकिन कुछ को इसलिए चाहिए कि मोटरसाइकिल पे अगर मैं पैदल साइकिल पे जाऊंगा तो मेरी इंसल्ट होगी, और मैं ना भी इंसल्ट मानो, लोग तो मेरी इंसल्ट करेंगे, मजाक उड़ाएंगी, तो सामाजिक व्यवस्थाएं होगी। तो इनसे तो गुजरना पड़ेगा। उन्हीं के लिए सोच रहे थे कैसे आप स्ट्रांग हो, उन लोगों के बीच में मजबूत होते चले जाएं। लेकिन इससे पहले ऋत्विक, आपके प्रश्न में जो असली उत्तर निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है, हमें अपने सबसे पहले स्वभाव को जानना है। मेरा एक्चुअल में स्वभाव क्या है? हम सब एक पिंजरे में फड़फड़ाते पंछी हैं। हम जो भी डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, हम इंस्टा पे डाल रहे हैं, ये हमारी सब इरिटेशंस हैं, रेचन हैं हमारे, कि हम ऐसा होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाए। होना ऐसा ही चाहते हैं। कुछ लोग तो ये भी नहीं कर पा रहे हैं, वो समाज से इतने डरे हुए अपनी फ़ोटो तक नहीं डाल पाते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से, कि फ़ोटो डालना सही है, फ़ोटो नहीं डालना सही है, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मैं एक खाली सिचुएशन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ इस माध्यम से। हम घूमने गए थे, किसे दिखाना चाह रहे हैं, कुछ लोग तो बाकी उसे एंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर इतनी ज़्यादा दमन, इतना ज़्यादा इरिटेशन है, हम उस खुशी को बिखेरना चाहते हैं, क्योंकि हम स्वभाव में नहीं हैं। जो स्वभाव में व्यक्ति, उसे इससे मतलब नहीं, अगर वो डाल भी सकता है तो उसका स्वभाव हुआ, मस्ती में उसने कुछ भी डाल दिया, उसका स्वभाव हुआ। नहीं डाला तो नहीं डाला। तो सबसे पहले तो हमें स्वभाव को जानना है, मेरा एक्चुअल में स्वभाव क्या है। ये पहली यात्रा हर व्यक्ति की होनी चाहिए। वो स्वभाव बाहर से प्रेरित तो नहीं है कि अगर हम खेलना कूदना चाह रहे इसलिए तो नहीं, दूसरा खेलना कूदता हम देख रहे हैं, हम भी चलो घूमने जा रहे हैं, दूसरा घूम रहा है। क्या होता है, मेरा एकांत में जाना स्वभाव हो, क्या मेरा प्रकृति के साथ रहना स्वभाव हो, क्या मेरा हंसना खेलना स्वभाव हो, फिर मुझे किसी ध्यान की जरूरत है, मैं क्यों ध्यान में जाऊँ। मेरा मतलब तो पानी से संबंध बनाना है, पहाड़ों पे घूमना है, मुझे नहीं कोई ध्यान करना। जब मुझे इसी में आनंद, मामला तो आनंद को पाने से है ना। तो ऐसे भी हो सकता है ध्यान की कोई ज़रूरत ना हो। तो ये इरिटेशंस वो इरिटेशंस हैं जो हम स्वभाव के अनुकूल, ये मेरा स्वभाव नहीं। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, कोई पढ़ रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई आईएएस बनने की कोशिश कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, वो सभी पीछे से थोप दिया गया है और वो इतने अंदर गहरे में चला गया कि ये हमें होना है, अगर नहीं तो हम इस समाज में स्टेबल नहीं रह पाएंगे। तो वो ही पीड़ाएं हैं हमारी, और तुम ना चाह के भी उधर तुम्हें जाना पड़ेगा। जैसे ये बच्ची बैठी है, जाना पड़ेगा इसको। फिर हमारे पापा को दिखाना है, हमारी मम्मी की आशाएं हैं, हमारे भाई की आशाएं हैं, हमारी खुद भी नहीं तो हम भावनात्मक हैं, उनकी आशाएं पूरी करनी है। तो यहाँ तो वो शांति तब महसूस होगी। तो फिर उसका माहौल तैयार करो, जो ओजिमा लंबे समय से कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है। ओजिमा तुम्हें समझ परिपक्व कर रहा है। आज जिस तल पे यहाँ बातें हो जाती हैं, उस तल पे मैं समझता नहीं आज के समय में, मतलब ओशो तो विराट थे, हम उनका कंपैरिजन तो इस जन्म में क्या भी आने वाले 10 जन्म में नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी किसी तल को छू के तुरंत बातें कर देनी यहाँ पर, केवल ओजिमा सहारनपुर, और तुम्हें इस लेवल तक ला दिया गया जहाँ तुम अपनी समस्या, अपनी बातों को बोल सको, खुल के हम भी तुम्हारे आगे बोल सकें।
तो उस लेवल को तैयार करना, गिल्टियों को ख़त्म करना हो नहीं पाया यहाँ पर। इसे भी कहते हैं अस्तित्व की मर्जी, हो नहीं पाया, लेकिन फिर भी प्रयास तो करते रहना है। एक ऐसा माहौल तैयार हो जहाँ हम सीधे संवाद कर सकें, एक चेतना का चेतना से, चेतना से संवाद कर रही हैं। अब यहाँ गिल्टियाँ नहीं है, ये नहीं कि हमने कुछ डायमेंशंस को कह दिया बहुत अच्छे, कुछ डायमेंशंस को बेकार। डायमेंशंस तो कोई भी बेकार नहीं तो उनके पॉइंट तुम्हारे शरीर में ना दिए जाते। कोई भी डायमेंशंस बेकार नहीं। आप बहुत साहसी हैं, आपका टोटल मन ये है मैं सेना में जाके मार काट के लोगों की हिफाजत करना चाहता हूँ, वो भी डायमेंशंस गलत नहीं है, वो आपके एक चक्र की डायमेंशंस हैं, लेकिन है प्रकृति का हित। आप संबंधों को बनाना चाहते हैं बहुत लोगों में, लेकिन लोगों की हिफाजत करना चाहते हैं, वो भी एक डायमेंशंस हैं। हम लोग कह रहे थे तो देखो संबंधों के बीच में वो हमारी दृष्टि है, क्योंकि 99% ऐसे है, लेकिन उसमें भी 1% ऐसे लोग होंगे वो संबंधों को निरंतर बना रहे, उन्हें पता बिना संबंधों के बनाए ये काम हो ही नहीं सकता। ऐसे कितने संत हुए जिन्होंने भी अपना धन इकट्ठा करा, लेकिन करा इसलिए कोई बड़ा काम करना है, धन तो चाहिए नहीं, हो ही नहीं पाएगा। तो हम कहते हैं उन्होंने धन इतना इकट्ठा कर लिया, उसे धन से क्या मतलब था। और भी डायमेंशंस हैं जो बहुत गिल्टी में रखी जाती हैं, तो उन डायमेंशंस को हमने तो बना दी छोटी बड़ी, वो विराट डायमेंशंस हैं। तो जब तक हम उस तरह से नहीं जिएंगे, एक करुणा की एक व्यक्ति भक्ति हमने कहते तो देखो गुलामी की तरह आश्रम में रहते झाड़ू लगाते रहते, झाड़ू लगा, क्या पता तुमसे बहुत ऊपर का व्यक्ति हो, वो टॉयलेट ही साफ कर रहा है, लोग सब लोग उसे काम बता रहे हो भाई ये कर देना वो कर देना, अच्छा जी, क्या पता उसने क्या प्राप्त कर दिया। तुम ध्यान ही करते रहेगे और तुम्हें पे तो कुछ भी नहीं आया, तुम्हारा ईगो ही रहेगा ध्यान ध्यान ध्यान, और वो लग रहा है काम को करने में। उसका स्वभाव है, वो एक डायमेंशंस है, एक डायमेंशंस है। व्यक्ति बता रहा है आपको, उन सूत्रों को बता रहा है, उनके बारे में जानकारी दे रहा है, उसकी डायमेंशंस है ना। एक किसी से ही मतलब नहीं, एक दूरी हुआ खड़ा है, कोई मतलब ही नहीं। जैसे कहा बुद्ध महावीर के समय में 7 लोग, तो उन्हें कोई मतलब नहीं, लेकिन उनकी एनर्जी काम कर रही है, वो वहां पर है, उनकी एनर्जी बहुत काम कर रही है जो किसी को दिख ही नहीं रहा है। अभी यहाँ पर बारिश का मौसम, तुम इन चीज़ों को नहीं समझोगे, वहीं तक तुम्हें लाना है कि ये एनर्जी तुम मिरेकल कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, कि ये एनर्जी बारिश, नेट पे बारिश 2 दिन की, कल सुबह देख लिया था कि बारिश 2 दिन लगातार रहेगी। आज भी 1 बजे ख़त्म होनी थी, कल भी, लेकिन क्योंकि यहाँ इच्छा थी कराने की, तुम में इच्छा थी करने की, ना मेरे से ना तुमसे, कि नहीं यार ये तो होना चाहिए। अब थोड़ा सा प्यास जगी बच्चों के अंदर, और दूसरे वहाँ से आ रहे बच्चे, यानी कि अब है असली प्यास। तो उससे तो पास रहते चूक जाते हैं, साथ रहते चूक जाते हैं, लेकिन अब प्यास है। तो हुआ, फिर सुबह बारिश हुई। रेन कोट का डालने का मतलब रेन कोट से नहीं था, रेन कोट से का डालने का मतलब तुम्हारी तरंगे छुड़वाना था, और तुमने धड़ धड़ तरंगे छोड़ी। मेरे पे रेन कोट है, मेरे पे कार है, मेरे पे रेन कोट है, यानी कि तैयार है। वो एनर्जी, यही एनर्जी है जो काम होते हैं। तुम जिस दिन इनको समझोगे, जिस दिन एनर्जी विज्ञान को, तब तुम इस संसार को फेस कर पाओगे। कितनी शादियों में बारिश होती है, बारिश के मौसम होते हैं, शादी की शादी निमट जाती है, कोई भी निकले 2-4 अपवाद हो जाते हैं। शादी हो रही ग्राउंड में, डरे बैठे और शादी निमट गई। हजारों बार तुम देखोगे उसकी घटनाएं, क्योंकि इतने लोगों की वहां पर जो तरंगे लगी हुई हैं, वो तरंगे काम कर रही हैं, लेकिन तरंगे भी अभी भयभीत हैं, इसलिए पूरा काम नहीं कर रहे। जिस दिन तरंगे तुम्हारी बहुत खुशहाली से, पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरी मस्ती से, जैसे एक बच्चा अपने पिता से जिद करता है और उसे पता है मानेगा, ये थोड़ा सा ये करेगा वो करेगा, मानेगा वो कि मुझे दिला करेगा ये चीज़। जिस दिन इतनी कॉन्फिडेंट तुम्हारे तरंगे हो जाती है, उस दिन तो मिरेकल है, चीज़ें होती हैं। तो अब इसमें कुछ कह रहा है, अब क्योंकि हमने देखो एक पे कितना संवाद हुआ, अब जो एनर्जी जो लोग नहीं जानना चाहते उनके लिए तो बोर
बोर सेशन है। लेकिन खाली सम्यक कर्म से तुम सम्यक कर्म पढ़ सकते हो, कितना संवाद निकल के आता है। तुम्हारे प्रश्न का हल हुआ है ना। केवल हमें, और ये भी हम नहीं चुना गर्भ, हम यहाँ आए, जो भी कारोबार में हम यहाँ काम कर रहे सहारनपुर तक ही हैं, काम तो करें। ये भी हम नहीं चुना, हमने ही चुना, है ना। ज्योतिष के विषय में तुम शायद इतना नहीं जानते, लेकिन उसका भी अपना रोल है। मेरा सूर्य नीच का है, मैं तो कहता हूँ खुल के। बताओ, एक भी कहीं से मुझे तरंगे कभी, ये तो सब मेरे जानते हैं, कभी ऐसी मिलती हूँ, मुझे मालूम है मेरे आसपास सब अपने फिर भी काम करना है। और हमने क्यों हुआ भाई नीच का, रहा होगा बहुत ही गोष्ठिक व्यक्ति किसी जन्म में, और अंत में मृत्यु के वक्त उसने कहा होगा कि बहुत हो लिया, तो बहुत हो लिया तो भुगत जीवन भर करता ही रही है, लेकिन तुम वही रहेगा। वैसी बात था। तो ये तुम्हें समझाने के लिए मैं तो बहुत आनंदित, बहुत सेटिस्फाइड, बहुत प्रेम से, और इतना ब्लेसिंग मेरे पे हुआ, इतना ब्लेसिंग, मेरी तो आंखों में पानी आता है, इतना ब्लेसिंग, इतना ब्लेसिंग किया। तुम हो क्या, कहाँ जन्मे, किस मोहल्ले में जन्मे, तुम किन लोगों में रहे, और तुम्हें ये नहीं मुझे लोग जाने, लोग ये कि तुम्हें जो है मिला, जिन गुरुओं का आशीर्वाद तुम्हें मिला, जो गुरु तुम्हारे जीवन में आए, ओहो हे परमात्मा, और क्या चाहिए तुझको। तेरे घर आकर के देखेंगे, तेरे पास रह के देखेंगे। तो अब क्रिया, क्योंकि अब तुम्हारी बॉडी थोड़ा सा होने लगी, तो अब हम लोग शैलेंद्र अब एक क्रिया करेंगे जिसमें हम बॉडी की एनर्जी से कैसे कनेक्ट होंगे, और कैसे अपने ऑर्गन्स को एक्टिवेट करेंगे, और कैसे इस एनर्जी से कनेक्ट होता है, उस एनर्जी को देखेंगे भी, है ना। और उस एनर्जी में जो ओजिमा तैयार कर रहा है, बार बार डिस्कवर रिसर्च, अभी शायद समझे ना समझे, तुम्हारी थेरेपी मिरेकल करेगी आने वाले समय में। ये तो यहाँ सीमित है, सहारनपुर में भी ये थेरेपी तुम लेकर तो जाओ, ऋषिकेश वगैरह देखो, तुम्हें पता लगेगा, फॉरनर समझ जाएंगे कि क्या है। जिस दिन तुम बिल्कुल डीप उनको बताओगे, जैसे आप वत्सल बताते हैं अपने लोगों में, देखता हूँ वीडियो में, जिस दिन वत्सल वो इंग्लिश में वहाँ बोले खड़ा होकर, जो वत्सल के टीचर नहीं कर पाए, तो तुम देखना कहाँ पहुँचा रहे तुम, और फिर देखना जहाँ तुम जाते हो कैंपों में वही चल रहा है। तो खड़े हो जाएंगे, मैं ज़रा होकर आता हूँ वॉशरूम, उसके बाद कोई और वॉशरूम जाना चाहे हुए हैं। क्योंकि वाइब्रेशंस का विज्ञान है शैलेंद्र, वो ऊर्जा रूप है, जिससे कनेक्ट होना है तो हमें ऊर्जा रूप ही होना पड़ेगा, ठोस से तरल और तरल से गैसीय। तो उसके लिए कंपन का विज्ञान दिया है संतों ने कि जितना भी हो सके कंपित करें, ठीक है। और उसमें कंपित करते हुए ओजिमा में अपने एक एक पार्ट को लेना है, इनको हिलाना है, कंपित करना है, फिर अपने ऑर्गन्स, पेट को कंपित करना है, या लीवर को, स्प्लीन को, हार्ट को, लंग्स को, सबको। फिर चक्र होते हैं हमारे, मैं बोलता रहूँगा, सबसे नीचे का चक्र, उससे ऊपर का चक्र, उससे ऊपर का चक्र, उससे ऊपर का चक्र, ऊपर 7 चक्र हैं, वो आगे से आपको देखने पड़ेंगे नेट पर। तो चक्रों को कंपित करेंगे, फिर आगे जो रहेगा बच्चों, यहाँ से पूरी बॉडी को कंपित करेंगे ऐसे, और हाथों को लेते हुए ऊपर तक जाएंगे। फिर यहाँ पर हु की ध्वनि के साथ हम, जो डायनेमिक में किया जाता था, एनस को और नीचे पेरिनियम से हम एनर्जी को ऊपर झटका देंगे नीचे से। जब ऊपर करेंगे यहाँ पर हाथ ऊपर जाएंगे यहाँ से, लेकिन नीचे से एनस पेरिनियम ऊपर खींचेंगे, उसे ऊपर देंगे झटका। तेज भी कर सकते हैं, हु 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 हु, क्योंकि हु ध्वनि है शैलेंद्र, हु ध्वनि हमारी जो नीचे सेक्स ऊर्जा है, जो काम ऊर्जा है, उसको झटका देती है ऊपर की ओर, जिससे वो ऊपर आए। अगर वो काम ऊर्जा से ऊपर आ जाए तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है हमें और कार्य करने के लिए, और वही प्योर एनर्जी है जो ऊपर जाती है, जो काम से राम की यात्रा करती है।
तो उसको करेंगे, फिर हम स्टॉप हो जाते हैं और फिर एनर्जी को फील करते हैं। बिल्कुल खड़े रहेंगे जितनी देर भी रह सकते हैं, फिर एनर्जी को फील करेंगे, एनर्जी पूरी बॉडी में आएगी और जो जो ऑर्गन्स हमारा बीमार है उसको ठीक करेगी। फिर यहाँ पर जितना भी आज पहले दिन आपके समझ में आए, एनर्जी बॉल बनाना सिखाया जाता है। एनर्जी की एक बॉल बनाते हैं, आप कोशिश करेंगे उस एनर्जी बॉल में अपनी भावनाएं डालते हैं। अगर मैं बीमार हूँ तो मैं स्वास्थ्य डालूँगा, मेरा कोई काम रुक रहा है तो उस काम की भावना डालूँगा। उस एनर्जी बॉल को हम लोग हरा केंद्र जो नाभि से नीचे उसको दे देते हैं, तो वो फिर अंदर काम करना शुरू करती है। बॉल हमारी वो एनर्जी, एक एनर्जी अंदर चली गई है, वो फिर पूरी बॉडी में घूमेगी, तो उसी तरह की चीज़ें तरंगे छोड़ेगी और हमारे जीवन में वो चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। हम स्वास्थ्य चाह रहे हैं, हम साहस चाह रहे हैं, धन चाह रहे हैं, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वो होना चाहिए अच्छे काम के लिए। फिर उसमें आज टेक्निक कराई जाएगी बच्चों, उस एनर्जी बॉल को नीचे ले जाया जाता है, फिर एनर्जी को फिर काम ऊर्जा को ऊपर खींचा जाता है, फिर उसको फिर पृथ्वी को दिया जाता है। जब ऊपर खींचेंगे उसको हम लोग, तो यहाँ से अभी डॉक्टर में हमें तो मेडिकल साइंस में एक ही डायफ्राम है, तो स्पिरिचुअलिटी में 4 हैं, तो नीचे भी डायफ्राम है, उससे एनर्जी को ऊपर खींचता है ऐसे ऐसे। फिर उसको ये सारी साउंड है ना, तो वो साउंड नीचे भेज रही है और वो साउंड एनर्जी को ऊपर खींच रही है। यहाँ से एनस से पेरिनियम से एनर्जी ऊपर खींचना है ऐसे, ठीक है ना। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो साइलेंस जितना भी है उतना समझ लेना, और उसके बाद ये उसमें ग्रुप पर डाल दी जाएगा लिंक, आप उसमें देखकर आराम से समझ सकते हैं। और कुछ बोलना हो ना शरीर, आप अपना माइक खोल सकते हैं, है ना। चलिएगा, शुरू करेंगे बॉडी को, पैरों से शुरू करेंगे। कब कब पाएंगे बॉडी को? सबसे पहले पैरों को, पैरों को साउंड थोड़ी कम, पैरों को, पैरों की एक एक नस नाड़ी को खोलें। कब कब आए? हाँ, एक एक नस नाड़ी को खोलें, कब कब आए, एनर्जी को फॉलो बनाएं। तो यहाँ के बच्चे अपने आप फिंगर्स में जाएंगे ना, पैरों को खोलते जाएं, एक एक फिंगर्स को खोलें, ढीला करें, ढीला करें। टखनों को, दोनों टखनों को ढीला कर दें, कब कब आते हुए पैरों के टखनों को ढीला करें। पिंडलियों पर, सारा ध्यान पिंडलियों पर लेकर जाएं, पिंडलियों को ढीला करें, पिंडलियों को ढीला करें, ढीला करें। वहाँ पर कोई ब्लॉकेज है, मांसपेशियों में ब्लॉकेज है, एनर्जी में, उसको ढीला करें। ऐसे कप कप आके ढीला करें, उसको ढीला कर दें। घुटने, घुटनों को ढीला करें, घुटनों को ढीला करें, घुटनों को ढीला करें। थाइज, थाइज को ढीला करो, ढीला करो थाइज को। हाँ, ढीला करो, यहाँ से ढीला कर दीजिएगा। यस यस यस। जेनिटल पार्ट, जो भी जेनिटल पार्ट है उसको पूरी तरह से कंपित करो, ढीला करो, वहाँ कोई ब्लॉकेज ना हो। एनर्जी में ब्लॉकेज बन जाते हैं जो एनर्जी को फ्लो नहीं होने देते, तो उसको कप कप आके ढीला करते हैं। ब्लेडर, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूट्रस कंपित करो, ढीला करो, ढीला करो, ढीला करो, ढीला ढीला, लूज। सारा ध्यान अपने पेट की आंतों पर ले जाएं। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ढीला करें, ढीला। कब कब आए, कब कब आए, कब कब आए, और कब कब आए, ढीला करें, लूज। वहाँ पर कोई एनर्जी ब्लॉक ना हो पेट पर, तो पेट में कोई एनर्जी ब्लॉक ना हो, उसको ढीला करें, यहाँ से ढीला, और ढीला, और ढीला, और ढीला। इसी के ठीक पीछे हमारी किडनियाँ होती हैं, इसी के पीछे ठीक दिख रही हैं किडनी, ये किडनी है। किडनियों को कंपित करो, किडनी अंदर जाओ, किडनियों को देखो और हिलाओ, किडनियों को कंपित करो, वहाँ पर कोई डिसीज एनर्जी ना हो। किडनी में जो फ्यूचर का हम लोग सोचते हैं, जो फोबिया होता है, जो डर होता है, वहाँ से किडनी हमारी अफेक्टेड होती है, उसको ढीला करें, ढीला।
राइट रिब केस, राइट, यहाँ पे लीवर होता है हमारा, लीवर, ये लीवर है, ये लीवर है, लीवर। जो गुस्सा हमारा निकल नहीं पाता है, उस गुस्से से हमारा लीवर खराब होता है हमेशा। जो गुस्सा आया हमको, निकला नहीं अंदर, जिसे बोलते कुड़ना, तो लीवर को ढीला करो, लूज करो, वहाँ की जो डिसीज एनर्जी है उसे बाहर फेंको। जब हम कंप्लीट करते हैं वो एनर्जी बाहर जाती है, बीमारी वाली एनर्जी बाहर जाती है। हिलाओ, लेफ्ट साइड स्प्लीन, यहाँ पे स्प्लीन है लेफ्ट साइड, उसको कंपित करें, हिलाएं। जो बेचैनी होती है, मन में बेचैनी, वो स्प्लीन के कारण होती है। स्प्लीन में जब डिसीज एनर्जी हो जाती है तब बेचैनी आती है। उसको लंग्स, लंग्स नीचे से ऊपर तक लंग्स हैं। जो डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन और लंग्स के कारण होता है। लंग्स में जब डिसीज एनर्जी होती है तो यहाँ से लंग्स को हार्ट, हार्ट, हार्ट को कंपित करें, ढीला करें, हार्ट को ढीला करें, ढीला, हार्ट लूज करें अंदर, उसको नृत्य कराना है, डांस कराना है हार्ट को अंदर। कंधे, कंधे लूज करो, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, डिसीज एनर्जी होती है यहाँ पे, उसको ढीला करो, लूज करो कंधों को। बाहों को, हाथों को, छिक ढीला करो, आंखों के पीछे मांसपेशियां ढीला, कानों को ढीला, लूज, ब्रेन की सेल्स अंदर, ब्रेन की सेल ढीला। चक्रों पर आ जाएंगे। सबसे नीचे वाला चक्र, मूलाधार चक्र, रीढ़ के अंदर जाना है, रीढ़ के अंदर बिल्कुल आखिर वाला चक्र कंपित, यही चक्र को कंपित करें। स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नेवल, 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 नाभि, नाभि कंपित करो अंदर से। नेवल चक्र रीढ़ के अंदर होते हैं, रीढ़ के अंदर एनर्जी के पॉइंट होते हैं जिन्हें चक्र बोलते हैं, नाभि। हार्ट चक्र, दोनों निप्पल से बिल्कुल बीच में हार्ट, हार्ट चक्र जो पूरी बॉडी में एनर्जी को फैला रहे हैं, चक्र कंपित करें, हार्ट चक्र। विशुद्धि चक्र, बिल्कुल पीछे कंठ के विशुद्धि चक्र कंपित करें, अंदर जाए रीढ़ में, रीढ़ में अंदर कंपित करें, जहां से नाड़ियां जा रही हैं पूरे शरीर में ऊर्जा दे रही हैं। भौं के बीच में आज्ञा चक्र,
एनर्जी के रूप में क्राउन चक्र, एनर्जी के रूप में सिर से ऊपर कब कब आए। अब हाथों को, पूरे हाथों, पूरी बॉडी को कब कब आते ऊपर ले जाएंगे, कब कब आए, कब कब आए, कब कब आए, पूरा कंपन, ऊपर 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 कंपन, जंप, हु की धमनी, हु 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 हु, एनएस से नीचे से एनर्जी ऊपर खींचनी है, एनएस से ऊपर झटका देना है एनर्जी को, रीढ़ पर झटका देना है, स्टॉप, रुक जाएंगे। हिलेंगे नहीं, एनर्जी को काम करने दें, हिलेंगे बिल्कुल नहीं, एनर्जी को काम करने दें, फील करें एनर्जी को, झंझनाहट, कंपन, बायो इलेक्ट्रो एनर्जी जो मिक्स हो रही है बाहर की इलेक्ट्रो एनर्जी से, अंदर की प्राण शक्ति बाहर की प्राण शक्ति से कनेक्ट होने दो। प्राण शक्ति कनेक्ट है सुप्रीम पावर से, और पूरे शरीर को हील होने दो, ढीला छोड़ दें, एनर्जी को अपना काम करने दें। दोनों हाथों से धीरे से एनर्जी को नीचे, उतारेंगे, एनर्जी को हाथ में महसूस करते नीचे उतारें और हरा केंद्र को दे दें। सारी एनर्जी नाभि से नीचे हरा केंद्र में फील करेंगे, हरा केंद्र को नाभि से 1 इंच नीचे, जहाँ सारी इलेक्ट्रिसिटी का पावर प्लांट है। फील करें पूरी बॉडी में जहाँ से सारी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, समस्त एनर्जी जा रही है ऊपर से नीचे तक। जो एक्सेस एनर्जी होती है बॉडी में वो भी नुकसान देती है, जो कम रह जाती है उससे भी सारे ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तो हारा केंद्र एक ऐसा सेंटर है हमारा जहाँ पर स्टोर रहती है एनर्जी। अगर ये एक्टिवेट होता है तो शरीर में कम एनर्जी होगी तो ये एनर्जी दे देगा, शरीर में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हो गई तो एनर्जी को खींच लेगा। तो इसलिए हारा के केंद्र का सबको एक्टिवेट करना आना चाहिए, और ये एक्टिवेट होता है ध्यान से। ध्यान हारा केंद्र पर, वहाँ पे एनर्जी क्लॉकवाइज घूम रही होगी या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होगी। अगर आप गहरे अंदर तक जाएंगे, फॉरवर्ड घूम रही होगी, रिवर्स घूम रही होगी। केवल आपको ध्यान लगाना है और वहाँ पे समस्त एनर्जी स्टोर हो रही। धीरे से बैठ जाएंगे बच्चों। अब अगली क्रिया से पहले एक बार हम लोग अगला 3 बड़े रोग पर इसका निवारण है। इससे बड़े से बड़ा रोग आप पूरे विश्वास के साथ जब एनर्जी पे काम करते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है ये, इसको संतों ने इंटेलिजेंस सी बोला है, इसमें अपनी समझ है, इसको ही पता है हमें कैसे हील करना है। जो बाहर से मेडिसिन ले रहे हैं उसमें भी एनर्जी होती है, वो जहाँ से भी आ रही, पेड़ पौधों से आ रही, चाहे वो लैब में तैयार हो रही, पर काम तो एनर्जी ही कर रही है। इस एनर्जी के पास अपनी समझ है
और जब हम सीधा इसको लेते हैं और इससे प्रार्थना करते हैं, अपने रोग के लिए जब इससे प्रार्थना करते हैं कि तुझको समझें, तू मुझे मेरा ये रोग हील कर, चाहे वो घुटनों की हो, चाहे लीवर की प्रॉब्लम हो, आंतों की प्रॉब्लम हो, स्प्लेन की हो, हार्ट की हो, लंग्स की हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बस केवल आपने हील करना है इस एनर्जी से। और इस पर विश्वास के साथ आप देखेंगे कुछ समय बाद प्रॉब्लम्स दूर होनी शुरू हो जाएगी और बीमारियों का निदान होना शुरू हो जाएगा। दवाइयों की ज़रूरत बहुत कम हो जाएगी और धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएगी। ठीक है, ये सभी को आना चाहिए। अब अगला जो बेसिक कोर्स में अगर इन चीज़ों से हमें एनर्जी से जुड़ना है, ये तो हमने टेक्निक कर ली, तो टेक्निक हमने कर भी ली, टेक्निक बहुत लोग सीख लेंगे, लेकिन जाएंगे वो गर्त में, नर्क में ही। क्योंकि जब तक सूत्रों पे काम नहीं होगा तो कोई भी चीज़, बड़ी से बड़ी पावर एक ना एक दिन हमें हमारे लिए नुकसानदेह होती है, हमारे लिए ही बड़ी से बड़ी पावर। तो भगवान बुद्ध यहाँ कह रहे हैं, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है सम्यक कर्म, तो अपने जीवन में उतार लो सम्यक कर्म, समझपूर्वक कर्म हो। फिर ये ना देखो कहाँ मान मिले अपमान मिले, लेकिन आपका कर्म प्रकृति के हित में हो, समाज के हित में हो और उस मार्ग पर हो। दूसरा भगवान बुद्ध कह रहे हैं अपने शिष्य को फिर क्या करना है, सम्यक संबंध। सम्यक संबंध कौन बताएगा सम्यक संबंध के बारे में? अच्छा आप बताओ अंकित। सम्यक बैलेंस और हमारे संबंध को डिफाइन करो, कैसे हो सकते हैं? जैसे सर हम रह रहे हैं, जब तक यहाँ रह रहे हैं तब तक हमारे संबंध हर किसी न किसी से हो रही है और उन संबंधों में एक समझ और बैलेंस जरूर, क्योंकि अगर अति हो जाएगी संबंध अटैचमेंट में बदल जाएगा तो भी आगे नुकसान है। और अगर हम किसी के साथ संबंध नहीं और हम इग्नोरेंस में हैं हर किसी के साथ, तो वो दोनों एक ही तरह, वो दोनों एक ही जगह जाके एंड होंगे। तो एक जब बैलेंस होगा और फिर जो भी हमारे जीवन की ऊर्जा है उससे निर्धारित हमारे संबंध हो, तो चलो उसको जीवन में उतारना है ना। यात्रा अनुरूप, यात्रा अनुरूप संबंध जो भी बनाओ यात्रा के अनुरूप होना चाहिए। और यात्रा तो एक ही है, परमात्मा की यात्रा है, यात्रा तो एक्चुअल में वही है। फिर भी अगर आप संसार में, हम हजार जगह संबंध बनाते हैं, ये भी कितना समय वो लोग लेते हैं हमारा, शादियाँ हुई, पार्टियाँ हुई, बर्थडे हुआ, और केवल कहीं हमें संबंध बनाने हैं, वो हमसे बड़ा है, कहीं कुछ है, कहीं वो नाराज हो जाएगा। नहीं, आपके लिए जो यात्रा में सहयोगी हो वही आपका संबंधित होना चाहिए। फिर वो अच्छे आपका बिजनेस में भी हो, वो आपके पढ़ाई का मित्र हो, लेकिन अन्यथा इतना वेस्टेज एनर्जी करोगे तो आपको अपने लिए समय नहीं निकल पाएगा। तो जो भी व्यक्ति जो भी जीवन में आपको बढ़ा रहा है आगे, उस मार्ग पे ले जा रहा है, जो समष्टि का मार्ग है, जो समष्टि के हित का मार्ग है, वही आपके संबंध होने चाहिए। तो योगी के लिए, संसारी के लिए जो भी है, आप पढ़ रहे हैं तो खाली पढ़ाई वाला जो सब्जेक्ट है आपके वही, आप खेल रहे हैं स्पोर्ट्स तो स्पोर्ट्स वाला ही, बिजनेस तो बिजनेस वाले, अन्यथा मत घुसो बहुत चीज़ों में, नहीं तो बहुत समय चला जाएगा आपका। और आध्यात्मिक मार्ग में जो आध्यात्म की तरह, जो उस मार्ग पे लेके जा रहे हो, जिनके पास आप बैठो या तो वो आपसे कुछ ले जाएंगे या वो आपको कुछ दे जाएंगे। यार ये व्यक्ति तो ऐसा है, ये तो कितना काम कर रहा है अपने ऊपर, तो तुम्हारे अंदर भी आएगा यार ये कितना कर रहा है और इसने जीवन को कितना समझ लिया है। तो यात्रा अनुभव, तो सम्यक संबंध भगवान बुद्ध के अकॉर्डिंग ओजीमा कह रहा है यात्रा अनुरूप संबंध, तो ये जीवन में उतर जाए यात्रा अनुभव। नहीं तो इतने प्रलोभन आएंगे, ये अधिकारी है, ये राजनेता है, ये है, ये सब हमारी एनर्जी को लेके जाएंगे, देने वाला कुछ नहीं है। हमें लगता है ये देते हैं हमें खाली अहंकार, ईगो, और ईगो हमेशा नरक का द्वार है। जितना ईगो हमारा बढ़ेगा, हम लगता है हमारी बात बहुत मजबूत है, उतना हम नरक की तरफ जाएंगे। ईगो के कारण ही हमसे गलत काम होंगे, लोग हमसे करवाएंगे क्योंकि हमारी ईगो नीचे हो जाएगी, तो गलत काम हमसे कराएंगे और वो उसका भुगतान लोगों के काम करेंगे, भुगतान हमें करना पड़ेगा क्योंकि कर तो हम ही रहे हैं। तो इसलिए यात्रा अनुरूप संबंध, तो इसका विशेष जीवन में आप जो भी स्पोर्ट्स कर रहे हैं, योग करें, ये आपके मित्र होने चाहिए। और कोशिश करो मित्र आपसे ऊंचा हो ताकि आपको कुछ दे के जाए, या मित्र ऐसा हो जिससे आपको इतना प्रेम हो जिसको आप कुछ देना चाहते हो। ये भी नहीं है भाई छोटे से नहीं, जो आपसे नीचे इनसे नहीं करना है, क्योंकि वो उसके अंदर संभावना है, आपको उसकी संभावना
और तीसरे में तो कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो समय लेंगे आपका। तीसरा हुआ, भगवान बुद्ध कह रहे तो दो चीज़ें समझ में आ गई हमारे जीवन में, तो उतर जानी चाहिए कि यही हमारे मित्र हों, बस संबंध ही रखने हैं, अन्यथा एकांत में समय रहे, अध्ययन करो, किताबें पढ़ो, साधनाएं करो। तीसरा क्या है, सम्यक संकल्प। आप बताएं। सम्यक भी सम हो, समझ पूर्वक हो, अहंकार से परे। संकल्प तो जरूरत है, संकल्प में तो आप एक कदम चल पाएंगे, और उसमें भी अहंकार की जरूरत है। ईगो है, अहंकार का भी महत्व है, अहंकार गलत ही नहीं होता, आप एक कदम भी अहंकार के कारण रखते हैं, पर अहंकार का सदुपयोग। आपने योग में आगे जाना है तो संकल्प ले, में योग में आगे करना है, समझ पूर्वक संकल्प। लेकिन आपकी रीढ़ में हो गया दर्द और आप लगे हुए हैं, तो क्यों, कहीं ईगो है, कोई टूर्नामेंट है, आप मेडल लेना चाह रहे, तो ईगो आपके आगे आ रही है। तो समझ पूर्वक संकल्प। तो भगवान बुद्ध कह रहे संकल्प तो जरूरी है। संकल्प आप बेटे मैं आज आधा घंटा ध्यान में बैठूंगा, आज मैं 45, संकल्प तो जरूरी है, पर किस लिए ले जा रहे हैं, समझ पूर्वक, उसके पीछे समझ काम करनी चाहिए। तो दोनों चीज़ें संत लोग डिफाइन करते हैं, तो बिल्कुल ऐसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि आधी किताबों में पढ़ोगे आप अहंकार, तो आप कहोगे ये तो बेकार चीज़ है, आप उसको करोगे नहीं, वो चाहिए। तो कहीं तक पहुंचने के लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा, लेकिन वो उसके पीछे आपकी ईगो तो नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे शरीर को विकास देना है, या आपने कोई जॉब चाहिए, तो क्योंकि आपको धन चाहिए, मकान बनाना है, तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा उसकी यात्रा के लिए। पर ईगो ना हो उसके पीछे, वो ज़रूरत है, आपको पता है ज़रूरत है, तो मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे इतने घंटे पढ़ना पड़ेगा ही। समझ में आ गया ना, सम्यक संकल्प। मान लो एक संकल्प भीष्म ने लिया, तो भीष्म ने लिया तो पूरी महाभारत एक कारण से होगी, भावनात्मक ले लिया, पिता के लिए ले लिया, तो उससे कितने बड़े बड़े नुकसान हुए आगे तक, कि अगर भीष्म गद्दी पे बैठते तो कितना अच्छा राज्य चलता। लेकिन फिर वो राज्य उन्होंने कहा मैं तो गद्दी पे बैठूंगा ही नहीं। फिर दूसरा संकल्प ले लिया, मैं गद्दी के प्रति हमेशा समर्पित रहूँगा, दूसरा संकल्प ये ले लिया। फिर गद्दी गलत चली तो उन्हें भी गलत डिसीजन लेने पड़े। तो समझपूर्वक संकल्प है ना। चौथा उसमें वो कह रहे हैं सम्यक स्वीकृति, स्वीकृति भी समझपूर्वक है ना प्रज्ञा, स्वीकृति भी समझपूर्वक दो। ऐसे हर चीज़ में हाँ नहीं करो तो अटपटी लगेंगी बातें। आजकल युवा हैं, शादी विवाह का माहौल है, सब चीज़ें समाज में तो अटपटी लगती हैं, लेकिन पूरा जीवन दांव पे लगता है, पूरा जीवन। ये जीवन इतना कीमती है। जो लोग स्पिरिचुअल लाइन में आते हैं वो कहते हैं यार बस इतना समय रहेगा, हम पे 10 साल रहेंगे, 15 साल रहेंगे हमारे पास, चले भी गए तो यात्रा तो वहाँ से शुरू होगी। और 20-25 साल हमें पता ही नहीं लगता। मान लो हमने जन्म लिया, हमें पता नहीं लगता हम क्यों पिछले जन्म में हम कौन सी यात्रा करके आए, 25 साल यूँ निकल जाने हैं। तो एक एक चीज़ समझपूर्वक, तो स्वीकृति कि नहीं, माँ की भावनाएं हैं, पिता की भावनाएं हैं, ये नहीं मैं कह रहा हूँ उनका विरोध करो, लेकिन समझाया जा सकता, अपनी बात की जा सकती है। ये भी नहीं कह रहे कहीं पर वो सही भी हो सकते हैं, तो ये भी देखना है, क्योंकि गलत शिक्षा तो नहीं यहाँ देनी है। लेकिन ऐसा ये भी नहीं है कि नहीं नहीं उनका तो मन है, ऐसा होना चाहिए, है ना। ऐसी कोई भी स्वीकृति, चाहे आपका गुरु हो, चाहे आपका मित्र हो, कोई भी ऐसी स्वीकृति देनी, स्वीकृति ऐसे नहीं, भावनाओं में नहीं। आप उससे वो नाराज हो जाता है, मित्र नाराज होता है, उसे मना लो। लेकिन कोई ऐसी स्वीकृति दे दिया आपने भावनाओं में, तो उसके जिसके परिणाम भविष्य में गलत हो, फिर जीवन भर आप उड़ते हैं। बहुत सी बार हमें पीछे से प्रेरित होता है कि हमें ऐसी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। गलत नहीं, अच्छा है, गरीब परिवार की लड़की से कर लेनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने कोई संस्कार है, आपके अंदर वो चीज़ पैदा नहीं हुई अभी, आपने कर लिया, फिर जीवन भर आप उस लड़की को कोसते हैं। तेरे तो घर में कोई नहीं था, मैं तुझे ले आया भी आगे, तुझे कर दिया, फिर और अपना जीवन नर्क समझते हैं, मेरा जीवन नर्क हो गया, मैं तो ऐसे। तो ऐसी जल्दबाजी क्या,
या तो आप ऐसे हों तो कोई बुरा नहीं, बहुत अच्छी बात है, गरीबों की लड़के उठे, लेकिन आप हैं नहीं, आपने संस्कार से प्रेरित, तो आपका एक ईगो था, मैं लोगों को दिखा दो, देखो मैंने गरीब लड़के। बहुत से अपाहिज ऐसे परिवार देखे मैंने, अपाहिज लोगों से, फिर बाद में उनको कुंठित करते हैं, वो करते हैं, है ना। तो ऐसा ना हो, तो समझपूर्वक, तो बुद्ध लोग जो कहते हैं बड़ी गहरी बात कहते हैं, भाई स्वीकृति समझपूर्वक देना, ऐसी हाँ मत कर देना किसी चीज़ के लिए, ठीक है, समझपूर्वक स्वीकृति। फिर क्या कहेगा, सम्यक वाणी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नपी तुली वाणी, समझपूर्वक वाणी, क्या बोल रहे आपका बोला हुआ, क्योंकि मैंने कहा उस ऊर्जा के कितने रूप हैं, कौन कौन से, ध्वनि तरंगे वही है ऊर्जा, वही एटम्स, वही परमाणु, जो यहाँ काम करें वही वहाँ करें। जो भी आपने जब जब बोला उसके परिणाम आने वाले हैं, कट नहीं सकते, कोई नियम ही नहीं कटने का उसमें, चाहे वो जन्म दर जन्म चलते रहे, जब तक वो इसमें पूरे वायुमंडल में फैल गए। बोलना ही नहीं, सोचने पे और ज़्यादा ताकतवर। जब जब जिसके बारे में बुरा सोचा, बुरा बोला, वो आने ही आने हैं। पहले तो यहाँ बुद्ध लोग हमें सतर्क करते हैं, बोलते हुए, किसी को गलत बोलते हुए, कुछ भी करते, बड़ा सोचो, उसके परिणाम आपके जीवन में आएंगे। दूसरा बुद्ध लोग कहते हैं, ये तो आम संसारी लोगों के लिए कह दिया बुद्ध लोगों ने, जो संसारी व्यक्ति आध्यात्मिक तरफ ही चल रहा है भाई, क्योंकि फिर तुझे उतनी समय यात्रा करनी पड़ेगी जितना तू कर चुका है, जितना तू बोल चुका है। अब तो जब वो अध्यात्म में आ गया, नपी तुला बोलो, लिमिटेड, ऐसे ही ना बोलो, शब्दों जितना छोटा कर सकते हो, जरूरी कर सकते हो उतना। हर जगह ज्ञान का भाव नहीं, कहीं बैठे बोलना शुरू कर दिया। कितने लोग बातें कर रहे हो, तुम साइलेंट रहो। सम्यक वाणी, समझपूर्वक वाणी, तुम्हें पता है, ठीक है, तुम्हें पता है परमात्मा का ब्लेसिंग हो, तुम्हें पता है। अब तुम किसी को छोटा दिखाने के लिए बोल रहे, किसी को समझाने के लिए, जो समझने को तैयार ही नहीं है, उससे तुम क्या समझाओगे, क्या समझाओगे। तो तुम्हारा साइलेंट होना ज़्यादा समझदारी है समझाने की अपेक्षा, कि जो आदमी ने समझने की ही बंद कर दिया, उसे क्या समझा सकते हो। तो बुद्ध के लक्षण हैं, बुद्ध होने के सम्यक वाणी। समझ में आ गया। तो ये चीज़ें खाली सुननी नहीं, जितना भी हो सके जब जब बोलो तुम्हें याद आना चाहिए भाई सम्यक वाणी। अभी आज अभ्यास करोगे तो 10 साल बाद अभ्यास होगा, लेकिन आज जागना शुरू, आज मैं ज़्यादा बोल गया, यार मैं ज़्यादा बोल गया, अब मैं ज़्यादा बोल गया, जब ऐसे टोकना शुरू हो रहे अपने आप को, बहुत बोल गया, तो 10 साल बाद वो स्थिति आएगी। ठीक है। फिर कह रहे हैं सम्यक दृष्टि, एक साधक के लिए ये होना जरूरी है। सम्यक दृष्टि, साफ सुथरी दृष्टि, सम दृष्टि, अपना पराया ना होना। नहीं तो ये नेचुरल होगा, ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मेरी पत्नी, होगा ही होगा। अगर ये होगा तो अभी उस ऊर्जा से आप बहुत दूर हो। और ये होगा क्योंकि बीइंग में ऐसे गिल्टी महसूस नहीं करना, क्योंकि जब कोई बेटा या करीबी स्टूडेंट कुछ भी होता है तो अंदर पूरा हिल जाता है, वो क्योंकि ब्लड से जुड़ा हुआ है और डीएनए तक मैच हो रहा है उसका, तो पूरा हिल जाएगा। लेकिन तुम्हें तो डीएनए भी बदलना है अपना, तुम तो वो हो ही नहीं जिसे तुम्हें जानना है, तुम इससे अलग हो। तो इसलिए अभी से छोटे छोटे प्रयोग, कोई अपना प्राण है, बिल्कुल सही, जो सही है सही, जो गलत है गलत। ना कह पाओ परिस्थितियों के अनुसार, ना बोल पाओ, लेकिन अपने आप को तो आप सम कर लो, अपने आप को दृष्टि तो सम कर लो कि मुझे पता है कि यहाँ स्थिति सम्यक दृष्टि। ये एक साधक के लिए जो आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहा है उसके लिए। फिर संसार में आज भाई भतीजावाद है, इस पर लगाम लगेगी। भाई भतीजावाद के कारण भाई भतीजावाद बोलते हैं, अपने लोगों को नौकरी दिलवा देना, अपने लोगों को काम दिलवा देना, उसमें कितने लोग पीड़ित हो रहे हो। तो तुम लोग जब समाज में जाओगे, समदृष्टि योग्य पुरुष को ही मिलनी चाहिए, तो समाज सुंदर होगा। हर एक को नहीं दोगे तुम, है ना। अगला वो कह रहे हैं सम्यक स्मृति, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताओ प्रज्ञा सम्यक स्मृति।
समय की स्मृति, समझपूर्वक स्मृति, समझपूर्वक तो है स्मृति बहुत इकट्ठी मत करो। आज हमारे जीवन में ऐसा है, पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। अब तो जरूरत ही नहीं पता होना चाहिए। अब तो परमात्मा ने नेट जैसी चीज़ है, देख लो 1 मिनट में क्या पता होना चाहिए। अपनी स्मृति को बहुत भर के मत रखो, पीछा करेगी तुम्हारा पूरे दिन, फिर सपनों में पीछा करेगी। वो हुआ था, एक बार ऐसा होता, उसने एक बार मेरे साथ ऐसा कर दिया था, एक बार ऐसा होता, मैं ये करूँगा वो करूँगा, बिना बात इतने थॉट्स, मुझे ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। तो स्मृति को कम से कम करो, इसे खाली रहने दो, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में जितना, जब भी ध्यान है प्रेजेंट, जब भी ध्यान है प्रेजेंट, जब भी ध्यान है चलते फिरते बैठते उठते प्रेजेंट। तो ये इसके अभ्यास में कई वर्ष लग जाएंगे, एक जन्म लग जाएगा, बार बार भूलेंगे हम, बार बार भूलेंगे। 1 सेकंड में, मैं समझता हूँ 45 सेकंड के अंदर भूल जाते हैं। अभी तो मैं ध्यान में, मैं प्रेजेंट में रहूँगा, 30 सेकंड के अंदर एकदम पास्ट में फ्यूचर में पहुँच जाते हैं। 30 सेकंड में याद रखने वालों की स्थिति है। तो कितना लंबा चाहिए बुद्ध जैसा होने के लिए, और होना तो सबको बुद्ध ही है, इससे पहले तो कोई पार नहीं होगा। तो जब होना बुद्ध है और बुद्ध के पे होने के लिए जरूरी है, तो फिर कल क्यों, आज से क्यों नहीं शुरू करते? तो सीमित स्मृति, जो पढ़ाई है, जो तुम्हारा स्पोर्ट्स है, जो तुम कर रहे हो, वो थोड़ी बहुत ही समाज की जानकारी, थोड़ी बहुत ही जो तुम अपना लेन देन करते हो, बैंक में करते हो, वेस्टेज कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या इसमें, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो जितनी भी चीज़ें जो पीछे करे, जो बीमारियां हैं, सब स्मृति तो कर ला रही हैं। बीमारियां और क्या है, हमारी स्मृतियां ही तो हैं। स्मृतियां कर रही हैं अपना काम। हमने स्मृति को इतना स्थान दिया, इतना ऊर्जा दिया अपने को सही साबित करने में, अपने आप को करने में। अब भी काम करेंगी, अब रात को सपनों में काम करेंगी, वो उनमें तो अंदर पड़ी हैं। तो अगला है सम्यक समाधि। तो हर संत का अंतिम जो चरण होता है वो परिणाम होता है, लेकिन बुद्ध ने तो इसको भी, या बुद्ध से आगे जो संत है उन्होंने तो इसको भी डिफाइन कर दिया। बुद्ध कह रहे हैं समाधि भी सम्यक हो, ये भी समझपूर्वक हो। आप तैयार नहीं हो, समाधि में चले गए। कितने लोग डिप्रेशन में जाते हैं स्पिरिचुअलिटी में। स्पिरिचुअलिटी में व्यक्ति संसार के मतलब का भी नहीं रहता, अध्यात्म से मिलता नहीं, डिप्रेस्ड हो जाता है। तो अब ये समझपूर्वक हम लोग सुन लेते हैं, लग रहते हैं, बैठ जाते हैं 5-5 घंटे 6-6 घंटे लग गए, हमने सुन लिया कहीं से नहीं। समझपूर्वक आपने जो जिम्मेदारी ली है, परिवार की जिम्मेदारी आप पे, बच्चों की जिम्मेदारी आप पे, समाज की थोड़ी जिम्मेदारी आप पे, जो चीज़ चला जिम्मेदारी, फिर क्योंकि यात्रा समाधि है, समय। तो बुद्धि से भी समझपूर्वक, तो समाधि भी समझपूर्वक हो, ऐसे ना हो। और फिर ऊर्जा उड़ गई, टेक्निक आप जानते नहीं। बहुत लोग हैं जो ऐसे पागल हुए फिर हैं, जो टेक्निक जो आपको बताई जा रही हैं, आपको केंद्रों तक का ज्ञान नहीं है। हमें केंद्रों तक का नहीं पता, हमें एनर्जी के पॉइंट्स का नहीं पता। एनर्जी कहीं से कहीं एकदम से करंट की तरह दौड़ गई और उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। हमने उनको तैयार नहीं करा, हम उन्हें तैयार नहीं कर रहे, और हम बैठ के चीज़ें कर रहे हैं इधर से किताबों से पढ़ के, तो एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगी वो हमारी। तो इसलिए समाधि भी समझपूर्वक जाओ, है ना। बाकी निरंतरता। अब अगली क्रिया पे चलेंगे, ये बंद हो गया। तो अगली क्रिया चलेंगे हम लोग एनर्जी की, कि यूनियन एनर्जी को बैलेंस करेंगे, फिर एनर्जी बॉल बनाएंगे। बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें एनर्जी बॉल बनाने आ गई तो तुमने अपने अंदर एक ऐसी चीज़ डाल दी जो काम कर रही है, जैसे एंटीवायरस डालते हैं कंप्यूटर में, या एंटीबॉडी पर तैयार करते हैं। अगर एनर्जी बॉडी लेकिन आएगी, ध्यान से आएगी, विश्वास से आएगी, इन्वॉल्व हो गए, अभी बहुत कुछ है जानने को, अभी बहुत कुछ है। ये चीज़ें भी आपको उधर की तरफ प्रेरित कर रही है, यानी कि आप पे आ गई, प्रेरित कर रही, खोजने के लिए प्रेरित कर रही है। यही गुरु लोगों, संतों का महत्व होता है। वो ऐसी चीज़ डाल देते हैं, फिर वो चीज़ आती है हमारे जीवन में, क्योंकि हम जब उसकी तरफ कंसंट्रेट होते फिर वो आ जाती है किसी भी माध्यम से। गुरु लोग शरीर में नहीं है तब भी वो काम करते हैं, भेजते हैं वो चीज़, लोगों को भेजते हैं। तो अगली क्रिया करेंगे, फिर उसके बाद कोई टाइम भी होने जा रहा है।
है ना। अभी रेस्ट कौन एनर्जी उस एनर्जी काम करता है। ऑक्सीजन जो है वो तो ब्लड की सफाई करता है, लेकिन तुम जी किससे रहे हो उस एनर्जी। और जब हम मरने के लिए बोलते तो वो और एनर्जी, तो ये एनर्जी कौन है। तो स्पिरिचुअलिटी में जहाँ एक आत्मा की पूरी यात्रा है, यहाँ पर एक आत्मा की पूरी यात्रा है। उस आत्मा की यात्रा में जो सबसे बड़ी जो सहयोगी है वो आपकी एनर्जी बॉडी है। तो यही खत्म नहीं होता है। तुम्हारी स्पिरिचुअल मसल्स भी, डायफ्राम हमारी स्पिरिचुअल मसल्स, और ऐसी बहुत मसल्स हैं जो सीधी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई है। तो ऐसे ही हमारे जेनिटल पार्ट में, एक डायफ्राम में जो एनर्जी पाउंड है, जब हम श्वास वहाँ पर लेते हैं, सारा श्वास जब हम मूलाधार को लेके जाते हैं पहले, तब तो वहाँ से एनर्जी, फिर डायफ्राम उससे ऊपर फेंकते हैं। डायफ्राम की एनर्जी को ले जाकर वो हम फिर सीधा थ्रोट में, फिर ऊपर फेंकते हैं, फिर ऊपर श्वास को लेके जाते हैं। लेकिन अभी ये एनर्जी ले रहे इतने मनुष्य चल रहा है, योगी तैयार करता है इनको, बहुत एनर्जी सब करें, इतनी एनर्जी सब करे पृथ्वी के भी पीछे, आसमान के भी पीछे, दोनों एनर्जी के पीछे, और उससे कनेक्टेड। तो शैलेंद्र, एक समझना है, एक टेक्निक है वो जी में बैलेंस योर यिन योंग एनर्जी। यिन योंग एनर्जी का अर्थ है हमारे शरीर में दो एनर्जी काम कर रही है, एक स्तन ऊर्जा, एक पुरुष ऊर्जा। जब ये बैलेंस होती है तो हम लोग बैलेंस होते हैं, स्वस्थ होते हैं। जब हम अस्वस्थ होते हैं या डिस्टर्ब होते हैं, एनर्जी हमारी जो स्त्री ऊर्जा है पुरुष ऊर्जा में डिस्टर्ब है, ये एनर्जी हमारी बॉडी में 12 मेरिडियन के द्वारा संचालित होती है। लगभग बहुत मेरिडियन शरीर में काम करती हैं, 12 मुख्य मेरिडियन। उन 12 मुख्य मेरिडियन में भी 6 मेरिडियन हाथों में, 6 पैरों में। तो जब हम इनको बैलेंस करते हैं, हम हाथों से जब हाथों को संचालित करते हैं, जैसे हम ये पोजीशन लेते हैं, हमारी जो हाथों की मेरिडियन है वो एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे हम ढीले ऐसे लूज खड़े होंगे, घुटने लूज, थोड़ा हिप्स को बाहर निकाल के रीढ़ सीधा रख के स्पाइन इस पोजीशन में खड़े होंगे, तो हमारी ये 6 की 6 मेरिडियन एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती हैं, इनमें एनर्जी फ्लो करनी शुरू हो जाती है। अब इनको हम लोग घुमाते हैं, एक बार देखेंगे कि दोनों हाथ पे हारा केंद्र पे रखते हैं, फिर यहाँ से राइट हैंड ऊपर ले जाएंगे पुरुष, स्त्री लेफ्ट ले जाएंगे। लेकिन साथ में ये बता देता हूँ, कभी याद ना रहे आपका राइट ऊपर जाए लेफ्ट ऊपर जाए तो नुकसान कुछ नहीं है, किसी का कोई भी चला जाए। लेकिन अगर पुरुष राइट ऊपर रखेंगे उनको ज़्यादा लाभ होगा, स्त्री लेफ्ट ऊपर रखेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। तो यहाँ से हम इसको सर्किल देते हैं, ऐसे श्वास भरते हुए ऐसे जाएगा और श्वास छोड़ते हुए ये अंदर से आएगा, ये बाहर से, ये एक हुआ। ऐसे 9 टाइम कम से कम, टाइम ज़्यादा हो तो 18 टाइम, 27 टाइम, 36 टाइम, इसको ऐसे पूरा सर्किल देना होता है। ये 6 की 6 मेरिडियन हमारी दोनों ऊर्जा को बराबर करती हैं। और ये एक्सरसाइज शैलेंद्र हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। इनमें 4 मेरिडियन हार्ट से जुड़ी हैं। इस एक्सरसाइज करने वालों को हार्ट में प्रॉब्लम नहीं आ सकती, ठीक है। तो यानी कि हार्ट पेशेंट भी अगर इसको करे तो उसको बहुत लाभ होगा। तो यहाँ से एक बार देख लेंगे, ऐसे धीमे धीमे श्वास लंबा, एक श्वास भरते ऊपर गए, एक श्वास छोड़ते नीचे आए, अब ये ऊपर आ जाएगा, ये एक हुआ है। ऐसे 9 टाइम करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम एनर्जी बॉल बनाते हैं, क्योंकि पूरे हाथों में हमारे एनर्जी होती है, फील करते हैं एनर्जी को, और एक हाथों में एनर्जी को लोगे, एक जैसे गोल्डन बॉल हमारे हाथों में है, उसको फील करते हैं ऐसे घुमाकर। एकदम से शायद आपसे ना बने, लेकिन जब आप करते रहोगे तो एनर्जी बॉल बननी शुरू हो जाएगी। इसमें समझना है, एक एनर्जी बच्चों हमारे अंदर काम कर रही है, बाय इलेक्ट्रो एनर्जी, एक बाहर एनर्जी है इलेक्ट्रो एनर्जी, बाहर की प्राण ऊर्जा
और एक हमारी अंदर की प्राण ऊर्जा। जो हमारे अंदर की प्राण ऊर्जा है वो एक अलाइनमेंट में काम करे, हमारी बॉडी को उसने समझा हुआ है, उसे पता है बॉडी में कहाँ कहाँ काम करना है। जो बाहर एनर्जी है चारों तरफ, उसका कोई अलाइनमेंट नहीं है, तो फैली हुई है, निगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो जो हमारे अंदर निगेटिविटी उठती है तो निगेटिव को खींच लेती है, वो पॉजिटिविटी उठती है तो पॉजिटिविटी को खींच लेती है। लेकिन मास्टर्स लोग जब ये बॉल बनाते हैं तो उसको अलाइनमेंट में लाते हैं, उस एनर्जी को एक जगह ले आए। अब वो इकट्ठी होगी, जब इकट्ठी होगी अभी हमारे अंदर की एनर्जी से बदलेगी। अगर इसमें निगेटिव भाव डालेंगे तो निगेटिव भाव डल जाएंगे, खींच लेगी ये। अगर हम इसमें पॉजिटिव डालेंगे, मैं बीमार हूँ और मैं इसमें स्वास्थ्य डाल रहा हूँ, ये बॉल बनेगी, बहुत भारी हो जाती है, हाथों को मिलाना भी मुश्किल हो जाता है, इतनी गोल बॉल हो जाती है। अभी तो आप ऐसा सोचेंगे जैसे पानी का गुब्बारा नहीं होता, ऐसा फील करेंगे, वो ऐसे पिचकता भी रहता है, ऐसा फील करेंगे। इसमें स्वास्थ्य डालें आप इसमें प्रेम डाल सकते हैं, प्रेम तो जरूर डालें, क्योंकि जो व्यक्ति प्रेमपूर्ण होगा स्वस्थ भी होगा, समाज के लिए हितकर भी होगा। तो प्रेम डालें, और प्रेम डालेंगे और साहस डालें, साहस की बहुत ज़रूरत होती है अच्छे काम करने के लिए। फिर ये बॉल जब बन जाएगी, इस बॉल को धीरे धीरे हारा केंद्र में ऐसे अंदर लिया जाता है, फिर ये अंदर पेट में आ जाती है, पूरे भाव से महसूस होती है। फिर अभी आपको जितना भी महसूस हो, आज पहला दिन आप करेंगे, फिर इसको नीचे फेंका जाता है, नीचे पृथ्वी में निकाला जाता है, फिर पृथ्वी से ऊर्जा ऊपर खींची जाती है। फिर यहाँ से मैं आवाज़ के साथ उसको, जो हमारा ये डायफ्राम है यहाँ पे एनस में, इसको झटका देते हैं आवाज़ के साथ ऐसे, और फिर इसको नीचे फेंकते हैं दोबारा से पैरों में ऐसे। तो इसको हम एक्टिवेट करते हैं, इसको हैबिचुअल करते हैं कि अपनी एनर्जी को बार बार पृथ्वी में भेजने में इनको बताना पड़ता है। तो ये जब एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं तब इजीली आप सोचने माँ से एनर्जी कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जितना भी समझ में आए पहले दिन सहलेन, फिर प्रश्न उत्तर कर सकते हैं बाद में, आप लोग भी करेंगे। तो यहाँ से श्वास भरते हुए लूज, घुटने लूज, हिप्स लूज, स्पाइन स्ट्रेट, हाथ लूज, फिंगर्स खुली हुई। करते जाएं 9 टाइम। जिनका 9 टाइम हो जाएगा वो बॉल बनानी शुरू कर देंगे। श्वास के साथ लंबा धीमा श्वास, हल्का लंबा धीमा श्वास। जिनका 9 टाइम हो जाए वो नीचे बॉल बनानी शुरू करेंगे। पास लाएं, एनर्जी को फील करेंगे, पास दूर, पास फील करो एनर्जी को, पूरा एकाग्र होकर, केवल अपना ध्यान रखना होगा, बराबर वाले का नहीं। फील करो एनर्जी को। जब एनर्जी फील होनी शुरू हो जाए उसको एक गोल रूप दो, एक बॉल का रूप दो, गोल बॉल। जैसे फुटबॉल पकड़ते हैं ना तो हाथ की उंगलियां हमारी खुली होती हैं, ऐसे जब बॉल पे हाथ घुमाते हैं ना, ऐसे हाथों को घुमाओ। और जब ये बॉल आपको फील होने शुरू हो जाए गोल, तो इसमें करते रहो और अपनी भावनाएं डालो। इसको कम से कम, क्योंकि यहाँ तो समय कम है, आपको कम से कम 9 मिनट तक बॉल बनानी चाहिए। कम से कम 3 मिनट,
6 मिनट, 9 मिनट, पूरी बॉल बनाने के बाद 9 मिनट तक इसमें अपनी भावनाएं डालो। प्रेम जो सभी की ज़रूरत है, क्योंकि सभी लोग प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन अंदर इतनी ईर्ष्याएँ बैठी हैं, इतनी नफरतें बैठी हैं, या ये सोचो हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, हम चाह के प्रेम नहीं कर सकते। यानी प्रेम की एनर्जी कम है, तो हमें प्रेम की एनर्जी बढ़ानी है ताकि उस पर हावी हो जाए। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य इतनी बड़ी बाधा है, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। स्वास्थ्य, इस एनर्जी में साहस, जब ये पूरी तरह से डल जाए तो धीरे से इस बॉल को पकड़ो, ऐसे हाथों से बॉल ना जाए, अंदर बिल्कुल भाव करो कि एनर्जी अंदर प्रवेश कर रही है, नाभि के नीचे, नाभि के नीचे, और यहाँ पेट में के अंदर फील करो बॉल को, लेफ्ट राइट बॉल को महसूस करो पेट के अंदर। बॉल को ऊपर से प्रेशर लगाएंगे डायफ्राम से, नीचे दोनों पैरों में भाव करते हैं। बॉल जैसे है ना, ऐसा भाव करते हैं, बॉल एक और ये 2 भागों में बदल गई और नीचे थाइज में होते हुए पैरों में नीचे जा रहे से। पूरा पैरों में, एजिटेशन कोई नहीं करेगा, मेल फीमेल कुछ नहीं, केवल हम स्पिरिचुअल वे पे काम कर रहे हैं। फिर यहाँ से एनर्जी स्वतः पृथ्वी से ऊपर आती है। तो एक तो ये सब नहीं करना है, और दूसरी टेक्निक जो करनी है, बार बार जो नीचे से एनएस से हम एनर्जी खींचेंगे, जो उसकी ध्वनि है वो है तो एनएस से एनर्जी को ऊपर खींचिए, जैसे आप हिचकी नहीं लेते हैं, हिचकी वाली जो साउंड है, और वो देखो नेचुरल साउंड है, वो वही तुम्हारे बृहस्पति की साउंड है। सीधे खड़े हो जाएं। तो ये टेक्निक्स हैं, धीरे धीरे जब आप अकेले में करेंगे, पूरा एकाग्र होकर करेंगे, आपको एनर्जी की बॉल, एनर्जी काम करते हुए यहाँ फील देनी शुरू करेगी। अभी इस एनर्जी पे क्या करना है हमें बच्चों, ये बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। अभी हम एनर्जी को खींचेंगे। शैलेंद्र आप तो समझेंगे, बच्चे तो जानते हैं, 7 पंप है हमारे एनर्जी के। नीचे मूलाधार है, सबसे नीचे सेक्स सेंटर है, नेवल है, हार्ट के पीछे है, फिर यहाँ पे जो ये गर्दन में से मोड़ते हैं ये C7 है, ठीक है। क्रेनियल यहाँ पर है, थर्ड आई के पीछे, नहीं थर्ड आई के पीछे, हाँ, यहाँ से गुजरेगी पंप ये है एनर्जी का, ठीक है, क्राउन है। तो हम इस एनर्जी को ऊपर लेके जाएंगे और आगे से उतारेंगे, आगे से उतरेंगे, जब छोड़ेंगे आगे से जीभ से होते हुए, जीभ से होते हुए उन्हीं चैनल्स पे उतारेंगे। फिर ऐसे लेंगे, फिर चैनल, जब आप बिल्कुल अंदर जाएंगे तो चढ़ती हुई महसूस होगी आपको। अब ये सेक्स सेंटर पर आई, अब ये नेवल पर आ गई, नेवल से भी हार्ट पर आ गई, हार्ट से यहाँ पर C7 पर आई, C7 से क्रेनियल पर आई, फिर यहाँ से, यहाँ थोड़ी देर रोकेंगे, यहाँ पे इसको घुमाएंगे, घूमेगी थोड़ी देर ब्रेन में, फिर यहाँ से आगे होते हुए ये जीभ से होते नीचे, ऐसे 9 टाइम। समझ में आ गया है? तो अब एक बार खींचेंगे, फिर ऐसे करके फिर खींचे, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चले, अब अंदर खींचो, और खींचो, और खींचो, और खींचो, ब्रेन पर रोकना। अब अपने आप करेंगे 8 टाइम और।
जब हैबिचुअल हो जाएं तो अगर साउंड नहीं भी ले रहे आप और आपको महसूस हो रहा है एनर्जी खींच रही है, तो एनर्जी को बस सीधा आपने खींचना है, सेक्स सेंटर पे लाओ और सेक्स सेंटर से धीरे से फिर आप नेवल के पीछे ले आओ, नेवल से सीधा हार्ट चक्र के पीछे ले आओ, फिर वहाँ से ऊपर C7 पर लाओ, C7 से थोड़ा ऊपर लाओ, फिर आगे उतारो। तो ये 9 टाइम वर्तुल बनाओ। नेवल से सीधा हार्ट पे लाना है। हाँ नहीं, नेवल से पहले यहाँ आएगा, हाँ मणिपुर पर आएगा। जितने चक्र है ना, चक्रों से तो गुजरेगा। जो पंप है वो सेक्स सेंटर है, हमारा सेक्स सेंटर में मतलब सक्रम है, सक्रम है। सक्रम के बाद नेवल है, हारा केंद्र के ऊपर, हारा केंद्रीय हुआ, फिर हमारा ये हुआ मणिपुर चक्र हुआ, हार्ट हुआ, फिर C7 हुआ, है ना। C7 के बाद यहाँ से गुजरेगा, ये थ्रोट से गुजरेगा और ये पंप है, ये जो खींचता है आगे चक्र के पीछे, फिर ऊपर। फिर यहाँ थोड़ी देर रोकेंगे, एनर्जी ब्रेन में घुमानी ज़रूरी है, तो ब्रेन को हैबिचुअल करते हैं एनर्जी खींचने के लिए। जब जब हम इन्हें एक्टिवेट करेंगे तभी ज़्यादा देर एनर्जी खींचेंगे। ऐसे फिर वर्तुल बनाते हैं 9 टाइम। हाँ उन्हीं चैनल्स पे, हाँ हाँ उतार देंगे, आराम से खींचेंगे पूरा एकाग्र होकर। तो ये तो करते रहो आप, मैं बोलता ही रहूँगा। ये तो क्रियाएं करने के लिए बहुत अच्छा है, पावरफुल तरीके से। लेकिन अगर आप नाभि के साउंड ना करें, साउंड से तो एनर्जी बहुत पावर से खींचती है, साउंड ना भी करें और आप एकाग्र होकर एनर्जी को फील कर पा रहे हैं तो एनर्जी अपना रास्ता बना लेगी। और जब भी आप इस क्रिया के हैबिचुअल होगे और जब भी कोई स्थिति ऐसी हुई, आप केवल इस क्रिया करो, आप देखेंगे एकदम प्रेजेंट में और एनर्जी से आप कनेक्ट होने शुरू होगे और एक ऐसी पावर आपको मिलेगी अंदर से, इतनी विल पावर मिलेगी कि आपको लगेगा यार सारी पावर तो यहीं पर है। तो ये वो टेक्निक्स हैं जो संडे टू संडे, अभ्यास तो आपका है, ये तो नहीं टेक्निक्स पता लग जाने पे चीज़ें आ गई हैं। अभ्यास तो जो व्यक्ति जितना जाएगा, क्योंकि फिर ऊपर से अस्तित्व भी काम करेगा, आपका अस्तित्व और चीज़ें भेजेगा जो मैं नहीं बता पाया, किन्हीं कारणों से समय के अभाव में या उस दौरान वो चीज़ उठी नहीं उठी, तो उसको फुलफिल करता है अस्तित्व, वो हमारी प्यास पे करता है। बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। एनर्जी आपका है और जो ऊपर ब्रह्मांड है उससे कनेक्ट होना है। आपके नक्शे, यहाँ का नक्शा वहाँ का नक्शा अलग है सबका। तो जैसे जैसे हम अपने ऑर्बिट हम में काम करना शुरू कर देती है हमारी सारी सेल्स, सारी अंदर के एटम्स, तो हम वहाँ से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर हमें सही पता लगता है कि हमारा ये है, हम इसलिए आए हैं, हमें ये करना है, ये हमारी यात्रा है, इस यात्रा को हमें ऐसे बढ़ाना है। अन्यथा जो हमारी यात्राएं चल रही है वो हमारी सूचनाओं पर जो हमें परिवारों से मिली, समाज से मिली, वो ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं हमारे सारे एटम्स तो अभी भी घूम रहे हैं, लेकिन सारे एटम्स हमारे उस ऑर्बिट से घूम रहे हैं जिस ऑर्बिट से हमने उसे हैबिचुअल कर दिया, या हमारे पिता के माता के थे जो वो उन ऑर्बिट्स में सारे वो घूम रहे हैं। तो यात्रा, योग की यात्रा क्या है कि मैं अपने अनुरूप अपने ऑर्बिट्स में सारे एटम्स को, सारी उसको घुमाऊँ, सारी सेल्स को। जब वो जो भी अनलाइटेड पर्सन है, जो जितना जहाँ है, उसने सारा कनेक्शन बना लिया, अपना सारा कनेक्शन बना लिया, अब उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। इसलिए वो कभी दूसरी कॉपी नहीं करते हैं अनलाइटेड पर्सन। एक ही समय में 2-2, 3-3 लोग होते रहते हैं। सेम समय में जे कृष्णमूर्ति और ओशो हैं, सेम समय बिल्कुल विरोधाभास। एक कह रहा है कि गुरु है, एक कह रहा है गुरु की ज़रूरत ही नहीं है, और दोनों काम कर रहे हैं और दोनों के शिष्य हैं। सेम समय में रामकृष्ण परमहंस है जो देवी को मान रहे हैं, और सेम समय में महर्षि रमन है जो नकार रहे हैं। समझ रहे ना। लेकिन क्योंकि उसने अपने ऑर्बिट को समझ लिया कि तू किस लिए आया था काम करने, तो इस पे आया था काम करने, वही तुम्हारी सबकी यात्राएं हैं। लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं है शैलेंद्र। अब आप जाना चाहेंगे ना तो जा सकते हैं, है ना शैलेंद्र। और थैंक यू, आपने अटेंड किया इसके लिए। बाकी कोई भी पर्सन उत्तर हो व्हाट्सएप पे या वैसे कर सकते हैं ना। अगर जाना चाहें, अब बैठना चाहिए तो बैठे रहिए। अभी 5 मिनट और बैठेंगे हम बच्चों के साथ, है ना। तो
कहने का अर्थ ये है कि है शैलेंद्र। अच्छा, और वर्षा ने भी किया पूरा कि नहीं किया? अच्छा किया है, नहीं मैंने देखा वर्षा को खुद। हाँ मैं देख रहा था, काफी लोग थे। थैंक यू, थैंक यू। ये धन्यवाद हम करते हैं क्योंकि पृथ्वी पे जितने लोग इकट्ठे होंगे पृथ्वी और सुंदर होगी सबके द्वारा। तो बच्चों में ये कह रहा था कि केवल कुछ नहीं है, हम बहुत कुछ लेकर आते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो वो योग के जो सूत्र हैं, हमें स्वयं को जान के अपना जो नक्शा जहाँ से हम छोड़ कर चले थे उससे कनेक्ट होने, वो यहाँ से चले थे हम लोग, उसकी यात्रा है। और ये सारे जो सूत्र हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, ये सारे सूत्र जो है एनर्जी के, धीरे धीरे जब हमारे ऑर्बिट घूमेगा, मान लो हमारा मूलाधार घूमेगा तो मूलाधार से कनेक्ट होगा कि फिजिकल वर्ल्ड में हमें क्या करना था। और जब हमारा स्वादिष्ठान का ऑर्बिट घूमेंगे तो हमें अपने संबंधों में क्या करना था, किस तरह का प्रयोग लेना था, एकांत में जाना था या बहुत लोगों से मिलके। और हमें मणिपुर चक्र का है, अनाहत का है, तो पूरा सहस, बस ये योग है। अब इसमें किसी को अपनी याद अनुसार 1 वर्ष लगे, किसी को 10 वर्ष लगे, किसी को 10 जन्म लग सकते हैं। लेकिन जानने वाली बात है, जब हमारी समझ में आ गया है तो फिर हमें तो यही करना है, फिर और कुछ थोड़ा ही करना है। और काम भी करने हैं, क्योंकि इसको करना है उसके लिए हमें धन चाहिए, इसलिए धन कमाना है। क्योंकि हम बीमार ना पड़ जाए, हमें वस्त्र चाहिए सर्दियों में, तो इसलिए पैसे कमाने वस्त्र, इसलिए मकान चाहिए। तो मकान इसलिए चाहिए क्योंकि ये करना है हम पे। हमने बड़ा मकान बना लिया, हॉल बना लिया हमने, अब ध्यान का हो गया हम पे। अब हमें, क्योंकि इतनी जगह तीर्थ हैं जहाँ पर बहुत चीज़ें हैं, जहाँ स्पिरिचुअल चीज़ें हैं। अनाड़ियों के लिए वहाँ कुछ नहीं है, अनाड़ियों के लिए तो वहाँ भगवान बैठे हैं, लेकिन वहाँ की एनर्जी बहुत कुछ कहती है। वो तो सोच रहे दर्शन करेंगे हो गया, नहीं, ये मामले नहीं है। वो भी शुभ है, वो भी अच्छी बात है, कम से कम गलत चीज़ों से बच रहे हैं। लेकिन जिसने योग ध्यान का जान लिया, फिर उसे पैसा लेके वहाँ पर भी जाना है। फिर बहुत लोग जंगलों में बैठे हैं जो तुम्हें देने के लिए, फिर उन लोगों से मिलना है, उनसे मीटिंगें करनी है, तुम्हें जानना है, सबको जाना पड़ा। ये यात्रा है, इसलिए धन चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए। अब हमें पैसा चाहिए, हमें ये गाड़ी लेनी, अब ये वाली गाड़ी लेनी, अब ये वाली गाड़ी लेनी चाहिए। जिसकी समझ में आ गया उसे पैसा चाहिए। गाड़ी इसलिए लेनी है कि बस से मुझे 3 घंटे लगे, कार से 2 घंटे लगे, इसलिए गाड़ी ले रहा हूँ मैं, इसलिए इकट्ठे कर रहा हूँ पैसे। वो इसलिए गाड़ी ले रहा है कि मुझे वहाँ पहुँचना है। तो काम तो वही होना है, दृष्टि बदल जाती है। आज हमारे पास होल है, 2 होल हो गए, सारी कुछ लगा के होल कर दिया। आज कितनी यात्राएं हो रही, और ये होल अगर हम लोग किसी और चीज़ में करते, बिजनेस बड़ा कर सकते, तो यात्रा तो 0 होगी थी ना। तो ऐसी सब तुमने अपनी यात्राएं करनी है। चलो ठीक है बच्चों, टाइम से रहेंगे। धन्यवाद सभी, क्योंकि उतर पाई देव शक्तियाँ आपके कारण, एक के कारण कभी नहीं उतर सकती। आपके भाव रहे तो देव शक्तियाँ उतरी हैं और अपना काम कर गई। वो आप कितने आप एकाग्र थे, उतने दिन तक तुम्हारे साथ चलेंगी। वो तो हैं तुम्हारे साथ, कनेक्ट हो गई इस वक्त। अब वो चलेंगी, तुम पर निर्भर कितना चलेंगी, फिर वो अपने काम में हो जाएंगी। वो तो हम पर निर्भर हैं। थैंक यू। बंद।